नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक दुबे और आज आपके लिए लेके आया हुआ हूं पूर्वाग्रह। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022-23 में सामान्य अध्ययन 4 में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन में महत्वपूर्ण टॉपिक पूर्वाग्रह। इसके पहले हमने प्रबोधक संचार को पढ़ा और उसके पहले मनोवृत्ति को पढ़ा। ये यूनिट 2 है और यूनिट 2 में अगर देखा जाए तो 2.3 ये जो टॉपिक है इसका नंबर है 2.3 पूर्वाग्रह। दोस्तों, क्रम के हिसाब से देखें तो क्लास 25वीं है। इसके पहले दर्शन की जितनी भी क्लासें थी, फिलॉसफी की जितनी भी क्लासें थी, वो सभी अपन ने लगभग में कर ली हैं। साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्लासें भी हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि मुख्य जो आपका उत्तर लेखन होगा या उत्तर पुस्तिका होगी उसमें किस तरीके से आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो उसमें 2 से 3 वीडियो पड़ी हैं, जाके आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर चेक कर लीजिएगा। आज की ये जो क्लास है दोस्तों पूर्वाग्रह, ये पूर्वाग्रह दरअसल एक प्रकार की मनोवृत्ति ही होती है। हम क्लास को चालू करें उसके पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी विषय वस्तु है इसमें। तो विषय वस्तु के हिसाब से दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे पूर्वाग्रह का अर्थ, फिर हम देखेंगे पूर्वाग्रह की विशेषताएं, पूर्वाग्रह और विभेद में अंतर, पूर्वाग्रह के प्रकार होंगे, पूर्वाग्रह के कारण होंगे, पूर्वाग्रह एवं विभेद की विशेषताएं होंगी, पूर्वाग्रह एवं विभेद को कम करने की विधियां होंगी। आप कह रहे होंगे सर पूर्वाग्रह तो थोड़ा समझ में आया, लेकिन विभेद क्या है? दरअसल पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति, यानी कि जो आप मन में सोच रहे हैं पूर्वाग्रह के रूप में, उसको व्यवहार के रूप में ले आना ही विभेद कहलाता है। ये दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो एथिक्स की अपनी एक भाषा होती है जहां पर कुछ शब्दों का अलग तरीके से विशेष प्रयोग होता है, उन्हीं में से एक विभेद भी है। तो विभेद क्या है? विभेद पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति, पूर्वाग्रह की माप होगी, पूर्वाग्रह का प्रभाव होगा और पूर्वाग्रह के नकारात्मक प्रभाव। इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। पूर्वाग्रह की जब हम बात करते हैं खासतौर पर एथिक्स में, तो एथिक्स में पूर्वाग्रह का जो अर्थ होता है वो अधिकतम मामलों में, पूरे मामलों में नहीं, अधिकतम मामलों में नकारात्मक ही निकल कर आता है। इसके नकारात्मक प्रभाव ज्यादा होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं पर वो कम मात्रा में होते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये तो अपनी होगी पूरी विषय वस्तु। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा। दोस्तों, आज मैं फेस से नहीं पढ़ा पा रहा हूं, कारण ये है कि मैं अपने जो स्थान है, जो मेरा कार्यस्थल है, वहां पर नहीं हूं, उससे अलग हूं। इसी चक्कर में फेस पे नहीं आ पा रहा हूं। अगली बार जो अपनी क्लास आएगी उसमें मैं फेस पर आ जाऊंगा। खैर, फेस से कोई समस्या नहीं है, कंटेंट आपको मिलना चाहिए, साथ साथ में उसको एक तरीके से एक्सप्लेनेशन करने के लिए चाहिए, तो वो उतना सब कुछ हो ही रहा है ना। चलिए चालू करते हैं। एक बात और, ये जो पूरी क्लास है दोस्तों 2 पार्ट में आएगी, क्योंकि जो पूर्वाग्रह है इससे क्वेश्चन भी बेहतरीन बनते हैं। दूसरी बात, ये समझने वाला टॉपिक भी है, और तीसरी बात कि ये बड़ा टॉपिक है, इसमें काफी सारी चीजों को समझना पड़ता है। आप लोग उठा के पुराने पेपरों को देख लीजिएगा, पूर्वाग्रह पर काफी सारे प्रश्न आए हुए हैं। जब मैं दूसरी क्लास लेके आऊंगा तो वहां पर बता भी दूंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इसमें आए हुए हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो पूर्वाग्रह का अर्थ हम समझ लेते हैं। क्या है पूर्वाग्रह? अब इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा, एकदम शांत चित्त होकर। मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं, किताबों की जो भाषा है वो बाद में होगी, पहले आप व्यवहार से समझ लीजिए, अपने दिमाग में चित्र बना लीजिए। हमने मनोवृत्ति वाले टॉपिक को पढ़ा, तो मनोवृत्ति क्या थी? किसी भी जगह, स्थान, स्थिति के बारे में एक सोच, व्यक्ति की का एक तरीके से व्यक्ति की दृष्टि, व्यक्ति का नजरिया। उसी तरीके से पूर्वाग्रह भी होता है, पर पूर्वाग्रह अधिकतम मामलों में नकारात्मक रूप में ही लिया जाता है। ये किसी धर्म, जाति, समुदाय, है ना, या भाषा या क्षेत्र या भौगोलिक स्थिति के बारे में अपना एक पूर्व निर्णय होता है जो उसके दिमाग में पहले से बना हुआ होता है। इसका प्रयोग नकारात्मक सकारात्मक दोनों में होता है, लेकिन नकारात्मक मामलों में इसका प्रयोग ज्यादा होता है और इसके जो प्रभाव है वो भी नकारात्मक ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भारत में हम देख लेते हैं, कोई विशेष जाति अपने या फिर कोई विशेष धर्म के लोग या संप्रदाय के लोग अपने धर्म में अपने नियमों को, कायदों को, है ना, अपनी पूजा पाठ की पद्धतियों को अलग तरीके से मानते हैं और उनको ऊंचा भी समझते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो वही व्यक्ति दूसरे धर्म को नीचा समझते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो उनकी पूजा पद्धति है, जो उनके नियम कानून हैं, उनको भी वो गलत ही समझती है। तो इस तरीके का जो उनके प्रति व्यवहार है,
या उनके प्रति मानने का जो नजरिया है, ये दरअसल पूर्वाग्रह ही होता है। यानी बहुत पहले से एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने मन में अपने बना लिया, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ चला जा रहा है, यही पूर्वाग्रह है। अब जब ये जो विचार हैं ये व्यवहारिक रूप में आ जाते हैं तो इनकी जो चरम स्थिति होती है, इसी को कहा जाता है विभेद। क्या कहा जाता है? विभेद। यानी पूर्वाग्रह जो होता है, जो पूर्वाग्रह होता है, पूर्वाग्रह को जब हम व्यवहार रूप में ले आते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं विभेद। क्योंकि ये दोनों के दोनों शब्द आपको पूरी की पूरी क्लास में दिखेंगे, इसीलिए मैंने यहां पे आपको बता दिया। ठीक है, तो पूर्वाग्रह आप लोग समझे। खास तौर पर अगर देखा जाए तो ये किसके लिए प्रयोग होता है? कोई सामने समुदाय है, समूह के लिए अधिकतम प्रयोग होता है, ये भी याद रखिएगा। या तो ऐसा हो सकता है कि सामने बुजुर्गों का समूह हो, तो यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो किशोर अवस्था वाले हैं, तो किशोर अवस्था वालों के मन में एक पूर्वाग्रह होगा। कैसा? अरे यार ये लोग तो बुजुर्ग लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इनका जो दिमाग है वो हमेशा ज्यादा बुजुर्ग हो गए इसलिए खराब हो गया है, तो फालतू की बातें करते रहते हैं। इस तरीके का पूर्वाग्रह है ना। या किसी जाति का किसी जाति के लिए, जाति के प्रति, या फिर अगर देखा जाए तो जो सवर्ण होंगे उनका दलितों के प्रति, है ना। तो ये तो हम भारत में देखते हैं। अगर हम विदेशों में कहीं जाकर देखेंगे तो विदेशों में हमको समझ में आता है, जैसे कि खासतौर पर अमेरिका में, तो अमेरिका में जो गोरे लोग होते हैं, जो गोरे लोग होते हैं, उनका जो व्यवहार होगा किनके प्रति? नीग्रो के प्रति वो होता है। तो उन्होंने नीग्रो लोगों के प्रति क्या बना रखा है कि ये लोग सांवले होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, समझ इनमें कम होती है, इस तरीके से इन लोगों ने भी बना रखा है। तो ये तो विचार हो गया। तो विचार को तो हमने क्या कह दिया? विचार को हमने कह दिया पूर्वाग्रह। अब विचार की ही जब अभिव्यक्ति हो जाए व्यवहार के रूप में, तो उसी को हमने कह दिया क्या? विभेद। तो पूर्वाग्रह और विभेद ये दोनों साथ में चलेंगे। अब मैं थोड़ा पीछे आऊंगा तो बता देता हूं कि देखिए, ये हो गया पूर्वाग्रह और ये हो गया विभेद। आप देखेंगे तो पूरी क्लास में पूर्वाग्रह विभेद इन्हीं के बारे में बातें होंगी, इसीलिए मैंने विभेद पूर्वाग्रह को बिल्कुल सरल तरीके से आपको बता दिया। अब देख लेते हैं भैया किताबी भाषा क्या है। तो देखिए, पूर्वाग्रह अंग्रेजी शब्द प्रीजुडाइस का हिंदी रूपांतरण है। प्रीजुडाइस शब्द जो है वो लैटिन भाषा के प्रीजोडियम से बना है। यह दो शब्द प्री तथा ज्यूडियम है। प्री का अर्थ है पहले और ज्यूडियम का अर्थ है जजमेंट, पहले या पूर्व में। इसको हम पहले भी कह सकते हैं, पहले को पूर्व भी कहते हैं ना। पूर्व में किया गया जजमेंट, यानी कि जजमेंट का मतलब क्या होता है? एक तरीके से एक मान्यता टाइप की, यानी कि बोल दिया गया। तो पूर्व में की गई कोई बातें जिसका आज से कोई लेना देना नहीं है, आज की स्थितियों में उसका कोई भी लेना देना नहीं है। आज हम उसको तर्क के माध्यम से भी एक तरीके से देखा जाए तो साबित नहीं कर सकते, क्योंकि तर्क ही नहीं बनते, लेकिन पहले से है दिमाग में, तो वही हो जाता है पूर्वाग्रह। शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि प्रीजुडाइस अर्थात पूर्वाग्रह से तात्पर्य व्यक्ति के किसी वस्तु, तथ्य, घटना, अन्य व्यक्ति के बारे में एक पूर्व निर्णय होता है। ये पूर्व निर्णय होता है। जैसे कि भारत में जातियों में बहुत ज्यादा ये देखा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ब्राह्मण है तो उनका क्षत्रियों के प्रति अलग नजरिया होगा, वैश्यों के प्रति अलग नजरिया होगा, है ना। और जो वैश्य होंगे उनका भी क्षत्रियों के प्रति अलग होगा, ब्राह्मणों के प्रति अलग होगा। इस तरीके से एक पूर्व निर्णय पहले बन जाता, उसका आज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बन जाता है। जैसे कहा जाता है कि जो बंगाली होते हैं वो प्रायः अपने जो स्वभाव है, स्वभाव से मृदु होते हैं, सरल होते हैं, चालाक भी होते हैं। इस तरीके के जो बन जाते हैं। या ऐसा हो जाता है कि जो बिहारी होते हैं वो काफी बुद्धिमान होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। इस तरीके की बात है। हर कोई ऐसा होता है ऐसा थोड़ी ना है ना। जैसे हो जाता है कि जो लोग व्यापार करते हैं तो उनका ध्यान पूर्व व्यापार में ही होगा। अब हम जैसे उनके नाम के पीछे यदि गुप्ता जी लिखा हुआ है या कुछ अलग लिखा हुआ है जो बताता है कि भैया ये व्यापार से जुड़े हुए हैं या उनसे हैं, भले वो व्यापार नहीं करता हो पर दिमाग में यही है, अगर ये व्यापारी आदमी है ये तो ऐसे जो हमारे मन में धारणाएं बन जाती हैं यही पूर्वाग्रह हैं। पूर्वाग्रह एक तरह का पूर्व कल्पित विवेक है, ये भी याद रखिएगा। निर्णय है। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने इसे किसी धर्म, प्रजाति एवं समूह के प्रति दिखलाई जाने वाली एक तरह की नापसंदगी और घृणा कहा है। याद रखिएगा, जब हम इसको पूरा पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि ये मुख्यतः किसके लिए प्रयोग किया जाता है? धर्म, प्रजाति, समूह। समूह के अंतर्गत सभी कुछ आ जाता है दोस्तों।
चाहे भाषा समूह की बात कर लें हम, भौगोलिक समूह की बात कर लें हम, चाहे देशों के समूह की बात कर लें हम, व्यक्तियों के समूह की बात कर लें, सब कुछ आ जाता है। तो इसमें समूह जरूर जुड़ा रहेगा। समूह के प्रति दिखलाई जाने वाली एक तरह की नापसंदगी या घृणा है, तथा कुछ लोग इसे उपयुक्त व्यवहार के संबंध में किए जाने वाले आदर्शात्मक प्रत्यक्षण का एक संग्रह भी मानते हैं। कुछ लोग इसको पॉजिटिव भी मानते हैं। तो यहां पर दो शब्द आपके पास में बार बार आएंगे, एक आएगा स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक, और एक शब्द और आएगा नकारात्मक, नकारात्मक। इन दोनों शब्दों पे ध्यान देना। नकारात्मक का तो मतलब आपको पता है, स्वीकारात्मक का भी मतलब मालूम है आपको, इन दोनों के मतलब आपको मालूम है। पर यहां पर जो स्वीकारात्मक का प्रयोग होगा वो दरअसल सकारात्मक के रूप में ही होगा, इसलिए यहां भी कंफ्यूज मत होना। ये पूरी क्लास का मैं सार बता दे रहा हूं दोस्तों, ये 2 क्लासों में आएगा, बहुत गजब का टॉपिक है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आते हैं इससे। ठीक है, तो स्वीकारात्मक जो शब्द आएगा वो सकारात्मक के लिए प्रयोग किया जा रहा है, नकारात्मक जो नॉर्मल है तो नकारात्मक के रूप में ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्पष्ट है कि पूर्वाग्रह के अर्थ के बारे में समाज वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है, यानी कि यहां से मतभेद है, क्योंकि कुछ लोग उसको सकारात्मक कह रहे हैं, स्वीकारात्मक कह रहे हैं, कुछ लोग नकारात्मक कह रहे हैं, पर अधिकतम मामलों में ये नकारात्मक ही होता है। लगभग अगर देखा जाए तो लगभग में 90% में यह नकारात्मक में ही ज्यादा प्रयोग होता है, सकारात्मक में कम प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन इसके कभी कभार परीक्षा में सकारात्मक पहलू भी लिखने के लिए आ जाते हैं, तो वो भी अपन इसमें देख लेंगे। देखिए, पूर्वाग्रह किसी समूह एवं उसके राज्यों के प्रति एक अनुचित नकारात्मक मनोवृत्ति से है। बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने पूर्वाग्रह को एक तरह की मनोवृत्ति माना है, परंतु कुछ लोगों ने इसे स्वीकारात्मक, देखिए मैंने कहा था ना, इसका मतलब यहां सकारात्मक से है। किससे है? सकारात्मक से है। स्वीकारात्मक शब्द का मतलब होता है, देखिए स्वीकारात्मक में सकारात्मक पहले से ही जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई चीज सकारात्मक है, हम उसको स्वीकार करें या नहीं करें ये नहीं हो सकता, पर यदि हमने स्वीकार कर लिए तो स्वीकार भी तो हम इसी वजह से करते हैं कि भैया सकारात्मक है, तो ये स्वीकारात्मक सकारात्मक का थोड़ा ऊपर का लेवल है। ठीक है, हाँ, इस यहां पर इसका इसलिए प्रयोग किया जा रहा है, कारण उसका यह है कि हम साथ साथ में स्वीकार भी तो किसी चीज को करते हैं, इसीलिए तो यह स्वीकारात्मक मनोवृत्ति माना जाता है, तथा कुछ लोगों ने इसको नकारात्मक मनोवृत्ति माना है भारतीय समाज में। अब देखिए यहां से समझ में आएगा, दलितों के प्रति उच्च जाति के कुछ लोगों का प्रयास नकारात्मक रूप से पूर्वाग्रहित होते हैं। यही कारण है कि वे प्रायः दलितों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं तथा उनके प्रति अधिक भेदभाव भी व्यक्त करते हैं। पूर्वाग्रह का अधिकतम प्रयोग इसी नकारात्मक मनोवृत्ति के ही संदर्भ में लिया जाता है। पूर्वाग्रह चाहे स्वीकारात्मक हो या नकारात्मक, यह एक मनोवृत्ति है, ये बात तो तय है। शुरुआत में भी मैंने आपको बताया कि यह एक मनोवृत्ति ही है। मनोवृत्ति सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही हो जाती है कि नहीं हो जाती है, पर पूर्वाग्रह को नकारात्मक रूप में ही लिया जाता है, लेकिन कहीं कहीं ये सकारात्मक भी हो जाता है। और मनोवृत्ति होने के नाते इसमें मनोवृत्ति के 3 संगठन, अर्थात बहुत इंपॉर्टेंट, मनोवृत्ति के हमने 3 संगठन पढ़े थे, संज्ञानात्मक संगठन, भावात्मक संगठन और व्यवहारात्मक संगठन मौजूद होते हैं। व्यवहारात्मक संगठन मौजूद होते हैं, तो तीनों याद रखिएगा, पूर्वाग्रह में होते हैं, चूंकि मनोवृत्ति है इसलिए तीनों संगठन इसमें मौजूद होते हैं। पूर्वाग्रह की स्थिति में संज्ञानात्मक संगठन से तात्पर्य किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति उन विचारों एवं विश्वासों से होता है जो एक तरफ तथा अनुचित होते हैं। जैसे उच्च जातियों का यह विचार कि दलित अछूते होते हैं, संज्ञानात्मक संगठन का उदाहरण है। देखिए, संज्ञानात्मक संगठन जब हम मनोवृत्ति में पढ़ते हैं तो उसका सीधा सा मतलब होता है हमारे दिमाग के तर्कों के माध्यम से या दिमाग के भावों के माध्यम से या फिर संज्ञान के माध्यम से, तो उनसे संबंधित संज्ञानात्मक संगठन होते हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है, उच्च जातियों का यह विचार, ये विचार ही था उनके दिमाग में जो दलित को या एक तरीके से अछूता समझते हैं। अब ये जो विचार है दोस्तों, ये अभी के विचार नहीं, ये बहुत पुराने विचार हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्तियों के मन में बसे हुए हैं। देखिए, आज के समय में खास तौर पर शहरों पर ये सब चीजें नहीं मानी जाती, लेकिन वहीं यदि हम गांव में देख लें तो गांव में ये सब चीजें आज भी कहीं कहीं पर मानी जाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के जो मन की स्थिति है वो आज भी इसी तरीके से है।
किसी कारणवश, या तो कानून के डर से या समाज के डर से, वो लोग ऐसा बोलते नहीं है, व्यवहार रूप में लाते नहीं है, पर उनकी जो मन की स्थिति है, मन की स्थिति इसी प्रकार से बनी हुई है। अब चूंकि मन की स्थिति को परिवर्तित करना काफी कठिन होता है ना, लेकिन फिर भी धीरे धीरे समय के साथ साथ मन की स्थितियां भी परिवर्तित हो जाती हैं, पर मन की स्थितियां आज भी इसी तरीके से अधिकतम व्यक्तियों की हैं। पूर्वाग्रह के इस विवेक है पक्ष की अभिव्यक्ति प्रायः रूढ़ियों के रूप में व्यक्त की जाती है। अब देखना, एक रूढ़िवादिता आएगा जो इसी के बाद टॉपिक आने वाला है, तो उसको भी हम समझेंगे। तो यह रूढ़ियों के रूप में फिर व्यक्त की जाती है। संक्षेप में, रूढ़ियों से तात्पर्य किसी समूह के व्यक्ति के बारे में विश्वास एवं विचारों का दृढ़ एवं अति सरलीकृत सेट होता है। ये विचार बन जाते हैं किसी के प्रति, किसी के धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति, किसी अलग भाषा वाले के प्रति, एक अलग तरीके के विचार बन जाते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, हो सकता है जिन विचारों की मैं भी बात कर रहा हूं ऐसा आपके दिमाग में नहीं बने, पर बहुत सारे विचार आपके पूर्वाग्रह के रूप में आप जब से हुए हैं, जब से आपने अपना होश संभाला है, तब से आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के प्रति बने हुए होंगे। जैसे आपके कोई टीचर होंगे, उनके प्रति बन गए होंगे, है ना। जैसे कि आपके यहाँ पर संस्कृत के कोई टीचर आए तो आपके मन में पुराने कोई ख्याल आ जाते होंगे। जैसे टीचर सामने आए तो आपके दिमाग में ख्याल आया, अच्छा संस्कृत वाले हैं तो हो सकता है संस्कृत वाले में इनका पहनावा अलग टाइप का होगा, है ना। इंग्लिश वाले आ रहे हैं तो उनका फिर पहनावा हो सकता है अलग हो। पहनावे से मेरा मतलब, जैसे संस्कृत वाले आ रहे हैं तो धोती और कुर्ता पहनेंगे, या इंग्लिश वाले सर आ रहे हैं तो उनका जो होगा पहनावा वो अलग होगा, पैंट शर्ट, है ना, बेल्ट टाई वगैरह होगा। तो इस तरीके के पूर्वाग्रह भी मनुष्य के दिमाग में बन जाते हैं। ये वही पूर्वाग्रह है, ऐसा नहीं है कि जाति के ही उससे बने, धर्म के उससे ही बने, बहुत सारे पूर्वाग्रह बन जाते हैं। अब देखिए, यहां से आप एक उदाहरण से अच्छे समझ पाएंगे। बंगाली अक्सर कमजोर एवं मृदु स्वभाव के होते हैं, जो हमारे समाज की प्रधान रूढ़िकृतियों में एक प्रमुख रूढ़िकृति का उदाहरण है। हालांकि सभी बंगाली इस तरीके से हों ऐसा नहीं होता, पर ऐसी सामान्यता धारणा बन जाती है। क्लियर, ऐसी धारणा बन जाती है। हम किसी के प्रति, जैसे बिहारी लोग जो हैं बहुत मेहनती होते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश के यदि लोगों को देखा जाए तो बहुत ज्यादा कट्टर टाइप के होते हैं, है ना। गुजराती व्यक्ति अधिकतम व्यापारी होता है। इस तरीके के जो विचार मनुष्य के मन में बन जाते हैं वही एक तरीके से पूर्वाग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पूर्वाग्रह कहलाते हैं। पूर्वाग्रह के व्यवहारात्मक संगठन में, अब हम देखेंगे व्यवहारात्मक, संज्ञात्मक हो गया। व्यवहारात्मक संगठन में व्यक्ति दूसरे समूह के सदस्यों के प्रति खुलकर विभेद, अलगाव तथा दूसरे तरह के अप्रिय व्यवहार करता है। अप्रिय का मतलब कि जो व्यवहार करने योग्य नहीं है लेकिन उसके बाद भी करते हैं, तो ये एक तरीके से पूर्वाग्रह का व्यवहारात्मक संगठन कहलाता है। क्योंकि मनोवृत्ति में एक व्यवहारात्मक संगठन भी होता है, उसी प्रकार पूर्वाग्रह भी चूंकि मनोवृत्ति है तो व्यवहारात्मक संगठन होगा, और उसी को व्यवहार में ले आ देना ही विभेद के रूप में आएगा। अलगाव या दूसरे तरह के जो भी व्यवहार होंगे जो अप्रिय लगते होंगे, वही पूर्वाग्रह का व्यवहारात्मक संगठन है। उच्च जातियों के लोगों के द्वारा, विशेषकर गांव में, अब इसको उदाहरण से समझिए, दलितों को अपने कुएं से पानी नहीं लेने देना, गांव की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले ये रहने के लिए उन्हें बाध्य करना, पवित्र स्थानों में प्रवेश नहीं करने देना आदि पूर्वाग्रह के व्यवहारात्मक संगठन के उदाहरण हैं। ऐसा आज भी हम देखने को पाते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा, एक अभी खबर चली थी मध्य प्रदेश में, है ना, किसी एक दलित व्यक्ति के साथ में किसी सवर्ण व्यक्ति के द्वारा गलत कार्य कर दिया गया था। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी जो बातें हैं या बहुत सारे जो कार्य हैं वो कर दिए जाते हैं, तो यही व्यवहारात्मक संगठन पूर्वाग्रह का कहलाएगा, जो कि एक तरीके से अनुचित है ना। इसको समाज भी मान्यता नहीं देता और कानूनी रूप से भी यह गलत है ना। चलिए, लेकिन समाज भी इसकी इजाजत नहीं देता, साथ साथ में कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता, पर मानसिक रूप से व्यक्ति इन बातों को अपने दिमाग में भरे हुए है ना। इन्हीं मानसिक रूप से दिमाग से यदि ये चीजें हट जाएंगी तो ये सभी के सभी जो पूर्वाग्रह हैं वो हट जाएंगे। हालांकि ये हटते कैसे हैं? बहुत धीरे 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 करके हटते हैं। पूर्वाग्रह की कुछ विशेषताएं देख लीजिए। ये विवेकहीन होता है, इसमें विवेक नहीं होता, अमूर्तता होती है, ये अर्जित होता है। अर्जित का मतलब होता है कहीं से लिया गया। जब आप छोटे थे तो आपको या तो आपके समाज से मिल गया या आपके माता पिता से मिल गया, जब आप स्कूल गए वहां से मिल गया, औपचारिक अनौपचारिक शिक्षाओं से मिल गया, आप जहां भी गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, वहां से ये सब मिल गया, तो ये अर्जित होता है।
संवेगात्मक होता है, दृढ़ और स्थिर होता है। ये दृढ़ और स्थिर होते हैं, जो बन जाता है एक बार दिमाग में तो वो बन जाता है। कार्यात्मक होता है, सामाजिक इसके मानक होते हैं। सामाजिक इसके मानक होते हैं। 7 प्रकार की इसकी ये जो विशेषताएं होती हैं, और भी विशेषताएं होती हैं, 7 मुख्य विशेषताएं। हम एक एक विशेषता को यहां पर देखेंगे। पूर्वाग्रह का स्वरूप कार्यात्मक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ फायदा भी व्यक्तियों को होता है। उदाहरण के लिए, पूर्वाग्रह विद्वेष को उचित ठहराने में संतुष्टि प्रदान करता है, यानी संतुष्टि होती है इसके द्वारा दमित इच्छाओं की संतुष्टि होती है। पूर्वाग्रह चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि पूर्वाग्रह तो पुरानी बातें हैं ना, पुरानी चीजें हैं, तो उनका आज से कोई लेना देना नहीं होता। तो पूर्वाग्रह सुनी सुनाई बातों एवं पुराने रीति रिवाजों पर आधारित होती है। इसका संबंध वास्तविक हालत से नहीं होता। गांव में उच्च जाति के लोग अभी भी दलित के हाथ का चूहा खाना पीना स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका विश्वास है कि इससे धर्म भ्रष्ट हो जाता है तथा आत्मा अपवित्र हो जाती है। अब पुराने समय में ये सब जो मान्यताएं बनी थी, वो किसी एक विशेष जाति को ऊंचा बताने के लिए बनी हुई थी। फिर धीरे 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 समाज आगे बढ़ता चला गया। आज के समय में इन मान्यताओं का कोई मतलब नहीं, लेकिन लोगों ने तो अपने मन में उस चीजों को बनाए रखा है। तो यहां से ये भी तय होता है कि ये दृढ़ भी होती हैं और स्थिर भी होती हैं। पूर्वाग्रह की एक विशेषता यह भी है कि इसका निशाना कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, जो मैंने बताया था समूह होगा, बल्कि पूरे समूह की ओर वह संचालित होता है। यही कारण है कि पूर्वाग्रह सामाजिक मानक के एक अंश के समान दिखाई पड़ता है। क्लियर? यानी कि वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होगा, बोलेगा तो व्यक्ति के लिए ही, पर वो व्यक्ति के साथ में उसके समाज को भी जोड़ देता है। जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित उच्च जाति के लोग एक दलित से इसलिए घृणा करते हैं क्योंकि दलित का संबंध एक खास समूह से होता है। पूर्वाग्रह में दृढ़ता पाई जाती है तथा यह स्थिर सामान्यीकरण पर आधारित होता है। दृढ़ भी है और स्थिर भी है। पूर्वाग्रह व्यक्ति के सामने उसके विश्वास एवं विचारों के विरोध विचार भी यदि प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वह अपने पूर्वाग्रह में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं होता। हम उसके सामने कोई बात भी कहेंगे तो वो उन बातों को नहीं मानेगा। वो कहीं ना कहीं का उदाहरण देगा, कुछ उदाहरण पेश करेगा, कुछ ऐसा बताएगा कि उस समूह के किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम कर रखा है तो उससे जोड़कर दिखाएगा। बहुत सारी चीजों को ऐसे प्रस्तुत करेगा। कुल मिलाकर वो अपने मन में उन धारणाओं को, पूर्वाग्रहों को इतना दृढ़ कर चुका है कि वो आपकी बात मानेगा नहीं। यहां फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि मानसिक स्थिति को बदल पाना कठिन होता है। कानूनी तौर पर वो कुछ नहीं कर सकता, सामाजिक तौर पर भी कुछ नहीं कर सकता, बहिष्कार कर दिया जाएगा, कानूनी तौर पर उसको सजा भी मिल सकती है, लेकिन मन में जो उसकी स्थिति है वो निरंतर बनी रहेगी। तो इसलिए इसको दृढ़ और स्थिर कहा गया है। तो यहां से आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। पूर्वाग्रह का स्वरूप कुछ ऐसा होता है कि इसमें विवेक, तर्क एवं संगति का कोई स्थान नहीं होता। उसी प्रकार के विरोधी तत्व एवं सूचनाओं को व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करने पर भी वह अपने पूर्वाग्रह पर अडिग रहता है। ये अडिग है, अडिग रहता है। पूर्वाग्रह में संवेगात्मक रंग होता है और वह किसी समूह, धर्म, जाति के लोगों के या तो अनुकूल होता है या प्रतिकूल होता है। बिल्कुल, संवेगात्मक रंग होगा, वो किसी के प्रति अनुकूल हो सकता है या प्रतिकूल हो सकता है। रंग का मतलब है, संवेगात्मक रंग का मतलब है कि देखिए या तो अनुकूल होगा या फिर प्रतिकूल होगा। पूर्वाग्रह एक तरह की मनोवृत्ति है, अतः इसे आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिक ने एक अर्जित प्रक्रिया माना है। जैसा मैंने आपको बताया, बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें दूसरे समूह, धर्म, जाति के लोगों के प्रति ना तो स्वीकारात्मक यानी सकारात्मक पूर्वाग्रह होता है और ना ही नकारात्मक पूर्वाग्रह। जैसे जैसे वह परिवार के सदस्य से अन्य समूह, धर्म तथा जाति के लोगों के बारे में सुनता है, उसी के अनुसार वह उनके बारे में पूर्वाग्रह विकसित कर लेता है। देखिए, जब बालक छोटा होता है उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता। यहां तक कि यदि आप उसके सामने एक रस्सी रख दें और उसके सामने एक सांप रख दें, तो हो सकता है वो सांप से ज्यादा आकर्षित हो जाए और सांप को पकड़ ले, क्योंकि उसको पता ही नहीं। इसी प्रकार उसको ये भी नहीं पता होता कि सामने वाला कौन हिंदू है, सामने वाला कौन मुस्लिम है। उसके लिए सभी लोग बराबर होते हैं। पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज में जाता है, स्कूल में जाता है, सभी जगह जाता है, तो उसको सभी बातें मिलती हैं। और चूंकि समाज पहले से ही पूर्वाग्रह से ग्रसित है, तो वही पूर्वाग्रह भी बच्चे के दिमाग में भी धीरे धीरे आने लगता है। फिर वो एक समय के बाद बड़ा होता है। इसका कभी कभार बहुत गलत और विपरीत परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं।
बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी विशेष संगठनों से जुड़ जाते हैं, जो दूसरे संगठनों को हानि पहुंचा देने तक का कार्य भी करते हैं। समाज में, देशों में, खास तौर पर ऐसे देश जहां पर बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं होती हैं, यहाँ पर हम उदाहरण के रूप में इन सब चीजों को देख सकते हैं। याद करिए कि यही जो व्यक्ति हैं, जब वो कभी छोटे रहे होंगे तो उनको मालूम पड़ा होगा कि कौन जाति का है, कौन धर्म का है, लेकिन इनको बताया किसने? समाज ने ही तो बताया होगा, या उनके माता पिता लोगों ने बताया होगा। तो ये सब चीजें यहीं से होती हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये अर्जित चीज है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यहाँ पर अर्जित प्रक्रिया है, इसको स्पष्ट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। तो याद रखिएगा, बच्चे के मन में कुछ नहीं होता, वो धीरे धीरे जैसे ही बड़ा होता है तो चीजें उसको समझ में आने लगती हैं, और वो गलत समझ से व्यक्ति की जो लाइन भी है वो भी गलत होने की संभावना होती है। तो पूर्वाग्रह को अच्छा नहीं माना जाता, खासतौर पर शासन प्रशासन में तो बिल्कुल भी नहीं। चलिए देखिए, इसको एक उदाहरण से हम और समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आप नायब तहसीलदार बनकर एक अच्छी जगह पर पहुंच गए, ठीक है। अब आप जैसे ही पहुंचते हैं तो आपने देखा कि आपके आपके पास में काफी सारा स्टाफ है। उसी स्टाफ में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है सुशील। अब सुशील आपके पास में आता है, क्योंकि सुशील जो है वो विनोद से काफी चिढ़ता है, विनोद से काफी चिढ़ता है। अब सुशील जैसे ही आपके पास में आया, अच्छा सुशील कैसा व्यक्ति है? सुशील काफी एक्टिव टाइप का आदमी है, बात भी करता है, सभी से मिलजुल कर भी रहता है, काफी बात करता है, और हर काम में आगे आगे आता है, थोड़ा चापलूस टाइप का भी है। तो सुशील आपके पास में आता है, ये यहाँ आप बैठे हैं, सुशील आपके पास आता है। अब सुशील ने आपको विनोद के बारे में क्या बताया? अब देखिए, विनोद से आप डायरेक्ट मिले नहीं अभी तक, ना ही विनोद अभी तक आया है, लेकिन सुशील ने विनोद के बारे में क्या बता दिया? अरे विनोद तो बेकार व्यक्ति है, काम अच्छे से करता नहीं है, ऊपर से भ्रष्टाचारी भी है, ध्यान देता नहीं है, कुछ बात हो जाती है तो दूसरों को फंसा देता है, इस तरीके का। अब सुशील ने जो विनोद के बारे में बोला वो उसके व्यक्तिगत विचार हैं, क्योंकि इसकी एक कभी पहले इससे कहा सुनी हो गई थी और आपस में बनती नहीं है, आपस में क्या नहीं होती, बनती नहीं है। अब ये जो विनोद है, सुनिएगा ध्यान से, इस विनोद के बारे में आपके विचार, यदि आप पूर्वाग्रह के बारे में नहीं जानते होंगे तो आपके मन में भी नकारात्मक विचार बन जाएगा। क्या हो जाएगा? नकारात्मक विचार। अब भविष्य में जब भी आप विनोद को देखेंगे तो आपके दिमाग में ये नकारात्मक विचार तुरंत चलने लगेगा। लेकिन यदि चूंकि आप पूर्वाग्रह से या इन बातों से आपके दिमाग में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आप मन में पहले सोचेंगे, पहले विनोद से मिल लें, देख लें, समझ लें, उसी के बाद उसके बारे में निर्णय करें। पर चूंकि आपने पहले ही अपने दिमाग में नकारात्मक उसके प्रति निर्णय बना लिया, अब विनोद यदि छोटी सी भी गलती करता है तो हो सकता है आप उसको सजा दे दें, या हो सकता है आप उससे बैर भाव रख लें, उसको कोई ऐसा काम दे दें जो उसके लायक नहीं हो, मतलब कुल मिला के आप उसको इग्नोर करने लगें, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो यही हो जाता है पूर्वाग्रह। तो इसलिए शासन और प्रशासन में अगर देखा जाए तो इस पूर्वाग्रह का बहुत ही ज्यादा महत्व है, इसीलिए इसको आपके लोगों के जो टॉपिक है उसमें शामिल किया गया है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रहना है। क्लियर? आगे चलते हैं। पूर्वाग्रह और विभेद में अंतर आप समझते हैं। विभेद मैंने आपको बता दिया था। देखिए, पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति है, जबकि विभेद पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति मन में पूर्वाग्रह में सोचता है उसी को व्यवहार रूप में ला देगा तो व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति हो जाएगी। पूर्वाग्रह से 5 तरह की क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, जिसमें विभेद एक है। अन्य 4 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं: प्रतिवाग्मिता, परिहार, शारीरिक हमले, उन्मूलन। इसमें हमको विभेद को ही पढ़ना है, और विभेद तो ये 5 प्रकार की होती हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण जो है वो है विभेद। क्लियर? विभेदक, अब विभेद, जिसमें विभेद होगा तो उसको विभेदक कहेंगे। विभेदक का स्वरूप स्वीकारात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव तथा नकारात्मक भी हो सकता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो जो विभेदक होगा, जो विभेद होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नकारात्मक भी। अधिकतम नकारात्मक में इसका प्रयोग किया जाता है ना। फेल्डमैन के अनुसार पूर्व धारणा की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति विभेद कहलाती है। क्या कहलाती है? विभेद कहलाती है। ठीक। पूर्वाग्रह एवं विभेद में समाज मनोवैज्ञानिकों ने एक खास संबंध बतलाया है। व्यक्ति में पूर्वाग्रह होने पर वह हमेशा लक्ष्य समूह के प्रति विभेद दिखलाएगा ही, यह कोई जरूरी नहीं। आप समझिए पूरी लाइन को। यदि व्यक्ति के अंदर पूर्वाग्रह है तो वह हमेशा लक्ष्य समूह का मतलब है जिससे वह पूर्वाग्रहित है ना। जैसे मान लीजिए ये विनोद है और ये सामने है इरफान, ठीक है। तो विनोद जो है वो पूर्व ग्रहित है, किससे? इरफान से।
क्यों? क्योंकि इरफान के समाज को लेकर इसने मन में कुछ अपनी एक धारणा बना रखी है। क्लियर? अब सुनिएगा, पर ये जो विनोद है वो इससे विभेद करे, ये कोई कंफर्म नहीं है। इसका मतलब ये है कि विनोद के मन में जो पूर्वाग्रही वाली बातें चल रही हैं इरफान के प्रति, क्योंकि वो कोई एक विशेष धर्म से संबंधित है, उन चीजों की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति कर दे, यानी उनको व्यवहार रूप में ले आ दे, या इरफान से कभी कुछ गलत बोल दे उसको, उसके धर्म को लेकर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कानून ऐसे हैं कि आप बोल नहीं सकते, समाज भी इन चीजों को स्वीकार नहीं करता, पर विनोद की मन की स्थिति है, मन की स्थिति है। तो यहां पर उन्होंने क्या बोला कि पूर्वाग्रह होने पर भी लक्ष्य समूह के प्रति, यानी विनोद को पूर्वाग्रह है, उसके बावजूद भी वह इरफान के लिए विभेद दिखलाए, यह कोई जरूरी नहीं। उसने मन में अपने बना रखा है लेकिन वो दिखला नहीं रहा है, नहीं, यह कोई जरूरी नहीं। अब ऐसा इसलिए होता है कि सामाजिक परिस्थितियां ही कुछ ऐसी होती हैं जो पूर्व ग्रहित व्यक्ति को खुलकर विभेद दिखलाने की अनुमति नहीं देता। खास तौर पर आधुनिक समाज तो बिल्कुल भी नहीं। आज हम देखते हैं आधुनिक समाज में इस तरीके के मानसिक जो व्यक्ति होते हैं, जो ऊंचा नीचा कहते हैं या इस तरीके की बात करते हैं, उसको ही नीचा समझ लिया जाता है कि अरे तुम कितनी छोटी सोच के व्यक्ति हो। तो वो मन में तो भरे हुए हैं पर सामने बोल नहीं सकता या बोल नहीं पाता। आजकल तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए उदाहरण, एक उच्च जाति का जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित ऑफिसर कार्यालय में दलित के प्रति किसी प्रकार की नकारात्मक आज्ञा नहीं दे सक पाता, है ना। कोई ऑफिसर है, सवर्ण क्लास का है, और कोई नीचे है जो कि एक तरीके से दलित है, और उसकी जो एक तरीके से जो नौकरी है वो उससे कम है या नीचे स्तर की है, तो भी वो उसके खिलाफ में गलत बातें नहीं कर, हो सकता उसकी मानसिक स्थिति बनी हो ऐसी, पर वो नहीं कर सकता, कानून के भी डर से, और समाज इसको स्वीकृति भी नहीं देता। क्लियर? तो हमने यहां पर एक चीज को समझा कि ये बात कोई आवश्यक नहीं है कि यदि पूर्वाग्रह है तो विभेद हो जाए, है ना। दूसरी तरफ दूसरी बात भी समझ लीजिए, जब कोई व्यक्ति किसी धर्म, जाति या समुदाय के प्रति विभेद दिखलाता है तो उसमें एक पूर्वाग्रह होगा ही, यह भी कोई जरूरी नहीं। यानी कि पूर्वाग्रह हो, इसके बाद विभेद हो तो भी कोई आवश्यकता नहीं, या विभेद पहले दिखा दिया और अंदर कोई पूर्वाग्रह नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हालांकि विभेद करते देखकर आसानी से लोग अब अधिकतर परिस्थितियों में यही अनुमान लगाते हैं कि व्यक्ति पूर्वाग्रही थे, पर हो सकता है वो डायरेक्ट विभेद दिखा रहा हो। विभेद का मतलब होता है एक तरीके से सामने वाले का विरोध करना, या उससे किसी बात को बोलना यार तुम गलत हो, ये सब बेकार चीजें हैं, ऐसा नहीं होता, तो ये विभेद होता है। तो ये वो दिखाएगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो पूर्वाग्रही से या पुरानी कोई बात से पहले से ग्रसित हो या पूर्वाग्रही से ग्रसित हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्वाग्रह है और जो विभेद है वो दोनों अलग अलग हैं, साथ साथ में चलते हैं, पर ऐसा नहीं है कि एक होगा तो ही दूसरा होगा या दूसरा होगा तब पहला होगा, ये कोई इसमें कंफर्म नहीं होता, लेकिन साथ साथ में इनके संबंध भी होते हैं। समाज मनोविज्ञान में पूर्वाग्रह को सामान्यतः किसी प्रजाति, मानव जाति, धार्मिक समूह के सदस्यों के प्रति एक नकारात्मक अभिवृत्ति के रूप में ही परिभाषित किया जाता है, जो किसी विशिष्ट समूह की विशेषताओं से संबंधित एक विचारधारा होती है। इसी पूर्वाग्रह की जब व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति की जाती है तो विभेद कहलाने लगता है। जब लोग एक विशिष्ट लक्ष्य समूह के प्रति उस समूह की तुलना में जिसे भी पसंद करते हैं, कम सकारात्मक तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण, इतिहास में हमने देखा है जाति, लिंग, प्रजाति, नस्लवाद, सामाजिक वर्ग आधारित विभेद के असंख्य उदाहरण हैं। जर्मनी में, यह आप लोगों ने सुन रखा होगा, हिटलर की बात है या हिटलर के समय की बात है, जर्मनी में नाजियों के द्वारा यहूदियों के विरुद्ध किया गया प्रजाति संहार पूर्वाग्रह की पराकाष्ठा का एक उदाहरण है। दरअसल नाजी लोग यहूदियों को एक विशेष प्रकार की घृणा की दृष्टि से देखा करते थे, इसीलिए उनका बहुत ऊंचे लेवल पर, बहुत ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही बर्बर तरीके से उनका संहार किया गया। दोस्तों ये सभी का सभी पूर्वाग्रह से ही ग्रसित था, यानी एक ने जो बात कह दी तो बाकी सभी लोग उसकी बात को मानने लगे और दिमाग में वो सब चीजें बिठाल ली, और बिठालने के बाद उसको व्यवहार रूप में ला दिया, और व्यवहार उसका इतना ज्यादा, जो उसका परिणाम था इतना ज्यादा विध्वंसक रहा कि आज भी लोग उसको देखते हैं तो डर जाते हैं कि इतना खतरनाक था नाजियों के द्वारा यहूदियों के विरुद्ध। तो ये कहां तक पहुंच सकता है, इसीलिए समाज में इसको हमेशा कम करना या हटाने की ही बातें होती हैं।
पूर्वाग्रह के कारण ही विभेद का जन्म होता रहता है। वैसे पूर्वाग्रह बिना भेदभाव के रूप में प्रदर्शित होता है, साथ साथ बिना पूर्वाग्रह के भी भेदभाव प्रदर्शित होता रहता है, या विभेद है ना, यहां पर भेदभाव को विभेद मतलब दोनों का, ये जरूरी नहीं साथ में भी हो जाता है और ये जरूरी नहीं कि ये होगा तो वो होगा, यानी ऐसा नहीं है कि पूर्वाग्रह होगा तो विभेद होगा, विभेद हो गया है तो पूर्वाग्रही ही होगा, ये भी नहीं है। तो दोनों साथ साथ में भी हो जाते हैं, साथ साथ में नहीं भी होते हैं। कभी कभार पूर्वाग्रह की वजह से ही विभेद आता है, कभी कभार नहीं आ पाता, क्योंकि इसकी अभी तक कोई एक पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी लास्ट में एक स्टेटमेंट आप लोग देखेंगे तो समझ में आएगा। भारतीय समाज ने लिंग, धर्म, समुदाय, जाति, शारीरिक विकलांगता, बीमारियों पर आधारित पूर्वाग्रह युक्त, पूर्वाग्रह रहित भेदभाव को अनेक खेदजनक दुखद घटनाओं को देखा है। बिल्कुल, भारत तो इनसे बहुत ज्यादा, एक तरीके से देखा जाए तो भारत में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं जिसमें लिंग, धर्म, समुदाय, जाति, शारीरिक विकलांगता, बीमारी, ऊंच नीच, छुआछूत, है ना, इन सब, सती प्रथा, बाल विवाह, ये सभी चीजें अगर देखी जाए तो भारत ने काफी इनको देखा है, काफी दुख झेले हैं। जबकि अब इसका देखिए आप, भारतीय संविधान के द्वारा इस प्रकार के पूर्वाग्रह के विभेद को कानूनी रूप से रोकने के अथक प्रयास किए गए, किंतु दुख की बात यह है कि उसके बाद भी पूर्वाग्रह एवं विभेद भारतीय समाज में विद्यमान है। दरअसल यह एक मानसिक स्थिति है, इसी के मन की स्थिति को बदल पाना बड़ा कठिन होता है दोस्तों, क्योंकि एक तरीके से मनोवृत्ति प्रवृत्ति ही हो जाती है, उस प्रवृत्ति को बदलना थोड़ा कठिन तो होता ही है। उसके लिए दूसरी मनोवृत्ति को विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक को हम मिटा नहीं सकते, वो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है, पर वो मिटती नहीं है, वो बनी रहती है उसी तरीके से। इसीलिए दूसरी मनोवृत्ति को साथ साथ में हम उठाने का प्रयास करते हैं, ताकि वो जो पहली वाली मनोवृत्ति है, जो नकारात्मक मनोवृत्ति है, उसको दबाया जा सके और दूसरे वाले को उस स्थान पर लाया जा सके, है ना। कभी कभार बिना पूर्वाग्रहों के भी विभेद होता है, जैसे एक हिंदू, अब यहां पर समझिएगा, अब ये कैसे होता है, पहले उदाहरण से समझिए फिर इसको देखिएगा। मान लीजिए ये विनोद है, विनोद भैया जबलपुर में रहता है, ठीक है। अब इसके पास में एक व्यक्ति आया जिसका नाम है इरफान, ठीक है। अब विनोद जिस जगह पर रहता है वहां पर एक भी मुस्लिम नहीं रहते हैं। अब इरफान आया, तो इरफान ने बोला कि भैया किराए से कमरा मिल जाएगा। अब विनोद के पास में कमरा है, बढ़िया कमरा है विनोद के पास में, और विनोद के पास में एक आय का साधन भी आ गया, है ना, कि भैया ठीक है कमरा खाली था, इरफान आ जाएगा, रहने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। विनोद का इस इरफान से कोई लेना देना नहीं है, ना ही विनोद के मन में इरफान के प्रति कोई भी पूर्वाग्रह है, कोई भी नकारात्मक प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन चूंकि विनोद जिस जगह पर रहता है उस जगह पर लोग थोड़े, अगर देखे जाएं तो दूसरी जातियों के प्रति या दूसरे धर्म के प्रति पूर्वाग्रही हैं। अब विनोद तो रखना चाहता है इरफान को, लेकिन विनोद इस डर से नहीं रख रहा कि यदि मैंने रख लिया तो आसपास वाले लोग विरोध करने लगेंगे और मैं उनके विरोध का सामना करूंगा। तो यहां पूर्वाग्रह तो नहीं है, पर विभेद दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा है? विभेद दिखाई पड़ रहा है। अब इसको हम उल्टा भी कर देते हैं, मान लीजिए विनोद इरफान के यहां पर गया रहने के लिए, तो ये लोग मन में सोचने लगे, है ना, तो ये उल्टा भी हो सकता है, दोनों तरीके से, ये दोनों तरीके से लागू हो सकता है। तो पूर्वाग्रह तो दिख रहा है, पर एक तरीके से पूर्वाग्रह तो नहीं है, पर विभेद दिख रहा है ना। तो हिंदू अपने घर में मुस्लिम किराएदार रखने के प्रति पूर्वाग्रहित नहीं होता, फिर भी वह मोहल्ले वासियों के डर से अपना घर उसे किराए पर देने से इनकार कर रहा है। तो यहाँ विभेद तो हो रहा है, परंतु उसके पीछे कोई पूर्वाग्रह नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को इस उदाहरण से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे प्रश्न आते हैं और बढ़िया सा उत्तर इसमें लिखिएगा। पूर्वाग्रह के प्रकार देख लेते हैं। समाज मनोवैज्ञानिकों ने पूर्वाग्रह के कई प्रकार बतलाए हैं। पश्चिमी समाज मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देख लिया जाए तो प्रजातीय पूर्वाग्रह है, जैसे भी बताया था, अमेरिका में गोरे और निग्रो लोग। यौन पूर्वाग्रह पुरुषों और महिलाओं के बीच। उम्र पूर्वाग्रह अगर देखा जाए तो बड़े और छोटों के बीच। जबकि भारतीय मनोवैज्ञानिकों के अनुसार देखे जाएं तो इन पूर्वाग्रह के अलावा कुछ अन्य तरह के विशिष्ट पूर्वाग्रह भी पाए जाते हैं, जिसमें जाति पूर्वाग्रह, ये भारत में बहुत होगा, भाषा पूर्वाग्रह, सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, धर्म से संबंधित पूर्वाग्रह तथा क्षेत्र से संबंधित पूर्वाग्रह अधिक महत्वपूर्ण हैं। भारतीय समाज में राजनीति से संबंधित काफी पूर्वाग्रह देखने को मिलता है।
राजनीतिक दल के सदस्य अपने दल के सिद्धांतों को, नियमों को श्रेष्ठ समझकर आपस में एकता दिखलाते हैं और स्वीकारात्मक मनोवृत्ति बना लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा बीजेपी वाले अलग अपना नियम कायदे कानून बनाए हुए हैं, है ना। मोदी जी को अगर आप देखेंगे या मोदी जी की पूरी पार्टी को देखेंगे तो उनका जो मुख्य मुद्दा होता है वो हिंदुत्व और राष्ट्र के लिए होता है। कांग्रेस का जो मुद्दा होता है वो सबको साथ में लेकर चलने का होता है। वो किसी एक राष्ट्र की या हिंदू राष्ट्र की खासतौर पर बात उतनी ज्यादा नहीं करते। तो उन सबके अपने अपने नियम है, मैंने दो बताया है। इसी तरीके से जितनी भी पार्टियां हैं सबके अपने अपने कुछ एजेंडे टाइप के होते हैं, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, पर वो दूसरे के प्रति अन्य दलों के लोगों को भ्रष्टाचारी और गिरा हुआ समझकर वो हमेशा कहते हैं कि दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा भ्रष्ट है, कमजोर है, उनकी सरकार आ जाएगी तो वो लोग भ्रष्टाचार करेंगे, जनता को परेशान कर देंगे। ऐसा हर एक दल कहता है दूसरे के प्रति, तो उनके प्रति भेदभाव रखते हैं। इस प्रकार के पूर्वाग्रह का विकास स्पष्ट राजनीतिक स्वार्थ के कारण होता है या राजनीतिक स्वार्थ के कारण होता है। ये क्यों होता है? ये राजनीतिक स्वार्थ के कारण होता है, तो ये भी एक पूर्वाग्रह है। ठीक है। इसी प्रकार भारत में बहुत जाति के लोग रहते हैं, जहां पर एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को नीच एवं गिरा हुआ समझते हैं तथा उनके प्रति भेदभाव दिखलाते हैं। इसको हम जाति पूर्वाग्रह की संज्ञा देते हैं, संज्ञा दी गई है। तो हमने जाति पूर्वाग्रह देखा, राजनीतिक पूर्वाग्रह देखा। शहर में रहने वाले व्यक्ति अपने को अधिक बुद्धिमान, चतुर एवं आधुनिक समझते हैं तथा देहात या गांव में रहने वाले व्यक्ति को मंद बुद्धि एवं नासमझ कहते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से नगरीकरण या नगरीय भेदभाव इसको हम कहते हैं, नगरीय भेदभाव। अब देखते हैं अमेरिका में गोरे लोग अमेरिका के निग्रो लोगों को कम बुद्धिमान और नासमझ समझते हैं। ये प्रजातीय पूर्वाग्रह कहलाता है। एक जातीय पूर्वाग्रह होता है, ये प्रजातीय पूर्वाग्रह है। जाति और प्रजाति में अंतर होता है दोस्तों। प्रजाति में यदि देखा जाए तो प्रजाति में जब हम अंतर करते हैं तो मुख्यतः शरीर की बनावट के आधार पर अंतर किया जाता है। जैसे अमेरिका में जो गोरे लोग हैं वो जो काले लोग हैं, निग्रो, तो ये काले हैं वो गोरे हैं, है ना। उनके घुंघराले से बाल हैं, उनकी जो हाइट होगी वो भी थोड़ी कम होगी। इस तरीके से ये प्रजाति कहलाती है। और जाति में देखा जाता है तो जाति में एक ही धर्म में भी कई कई सारी जातियां हो जाती हैं, तो उनमें शरीर के रूप में इतना डिफरेंट नहीं होता, उनमें जातियां अपने आप बन जाया करती हैं, है ना। धीरे धीरे समाज में रहते रहते वो जातियां बन जाती हैं। तो यहां से आप प्रजाति पूर्वाग्रह और जाति पूर्वाग्रह दोनों के अंतर को समझ लीजिएगा। तो प्रजाति पूर्वाग्रह मुख्य तौर पर अमेरिका या बाहर के देशों में पाया जाता है। ये भारत में प्रजाति पूर्वाग्रह देखने को कम ही मिलता है, जाति पूर्वाग्रह तो देखने को मिलता है। इसी प्रकार विश्व में और भारत में बहुत से भाषा वाले लोग रहते हैं, जिसमें वह अपनी भाषा को श्रेष्ठ समझते हैं और दूसरे की भाषा को तुच्छ समझकर उनके प्रति कुछ विद्वेष भाव दिखलाते हैं। यह भाषा पूर्वाग्रह कहलाता है। क्लियर हो गया? हमने क्या क्या देखा? प्रजाति पूर्वाग्रह, नगरीय भेदभाव, भाषा पूर्वाग्रह, यौन पूर्वाग्रह। अब ये क्या है दोस्तों? इससे तात्पर्य है कि किसी लिंग के व्यक्ति के प्रति खास तरह का पूर्वाग्रह होना। यदि हम भारत की बात करें तो कुछ समय पहले महिलाओं को कमजोर, दूसरों पर निर्भर, सहानुभूति दिखलाने वाली, नेतृत्व गुण रहित समझा जाता था। पुरुषों को महान, नेतृत्व गुण से ओतप्रोत तथा स्वतंत्र समझा जाता था। यहाँ तक कि स्वयं महिलाएं भी महिलाओं को उपयुक्त गुणों से पूर्वाग्रहित ही समझती थी। पर आज व्यवहार में यह कम दिखता है, पर मानसिक स्थिति वैसी की वैसी ही है। तो यही है यौन पूर्वाग्रह। ये भारत में ही नहीं दोस्तों, ये पूरे विश्व में ही था, लेकिन अब विश्व इन चीजों से बहुत आगे उठ चुका है। भारत अभी भी कुछ मामलों में इसमें पीछे ही है। मानसिक रूप से आदमी आज भी यही समझते हैं, पर व्यवहारिक रूप में इसलिए नहीं कर सकते कि कानून इतना ज्यादा टाइट है। यदि करने की ज्यादा कोशिश करी तो अंदर भी चले जाएंगे जेल के, तो ज्यादा बोलते नहीं है इस बारे में, है ना। खास तौर पर तब तो बोलेंगे ही नहीं जब खुद की बात आ जाएगी। दूसरों के लिए आपस में बातें जरूर करते रहते हैं। तो ये मानसिक स्थिति है ना। और मानसिक स्थिति अगर देखा जाए तो इतनी जल्दी परिवर्तित नहीं होती, पर कानून ऐसे मजबूत बन चुके हैं कि यदि ऐसा करेंगे तो इनके खिलाफ में सही धाराएं भी लगेंगी और इनको सजा का भुगतान भी करना पड़ेगा। कुछ लोग प्रायः बूढ़े लोगों को निष्क्रिय, सामाजिक तथा जरा जीवन समझते हैं। अब ये देखिए, और उसी के अनुसार उनके प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति दिखलाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, खास तौर पर जो किशोर अवस्था में है, नई उम्र में है ना, ये लोग अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, जबकि इनको ये नहीं पता कि ये जो बड़े आदमी होते हैं या जो उम्र में ज्यादा बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, ये बहुत ज्यादा अनुभव व्यक्ति हैं। इनको बहुत सारा अनुभव है। जिस उम्र में आप आए हो उस उम्र को निकाल कर आगे आ चुके हैं।
उस उम्र में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उसके बाद की उम्र में क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो सब कुछ जानते हैं। पर ये जो किशोर हैं, ये अक्सर बड़े बुजुर्गों से दूरी बनाकर चलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये ज्यादा स्मार्ट है, इनमें ज्यादा दिमाग है, ये ज्यादा कुछ जानते हैं। और ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, इनका दिमाग एक तरीके से सटिया गया है ना, या ऐसा बोलते हैं ना कि इनका जो दिमाग है वो एक तरीके से खराब हो गया है ना, ये अलग चीजों में बात करते हैं, पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। तो ये देखा जाए तो ये उम्र पूर्वाग्रह भी है। एक बात और याद रखिएगा, ये जो किशोर हैं, ये जितनी दूरी इस ग्रुप से बनाएंगे, बड़े और बुजुर्गों की से, उतना ही ये ना इन लोगों के मन में जो पूर्वाग्रह है वो बढ़ता जाएगा। पूर्वाग्रह की ये बहुत खास बात है दोस्तों, इसको समझ लीजिए, क्योंकि अभी आगे आने वाली है। पूर्वाग्रह की ये बहुत ही ज्यादा खास बात है। बात ये है कि पूर्वाग्रह में जो पूर्वाग्रही होता है, जो पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यक्ति होता है, वो जिससे ग्रसित है, जिस सामने वाले लक्षित समूह से ग्रसित है, जैसे ये किशोर हैं और ये बड़े बुजुर्ग हैं, तो ये लक्षित समूह होता है। और ये जो किशोर हैं, ये पूर्वाग्रही हैं। इन दोनों के बीच जितना गैप होगा, उतना ही ज्यादा इनके अंदर पूर्वाग्रही होगी। यदि इन किशोरों में से 2 से 3 बड़े बुजुर्गों के साथ उठने बैठने लगे, 10 से 15 दिन बिता लें, तो इनको पता पड़ जाएगा कि किशोर गलत थे और बड़े बुजुर्ग सही थे। या हो सकता है ये मालूम पड़ जाए उसके लिए कि बड़े बुजुर्ग कुछ मामलों में गलत थे, किशोर कुछ मामलों में सही थे, पर अधिकतम किशोर जो है वो गलत ही थे। तो इन दोनों के बीच में जितना गैप का अंतर होता है, पूर्वाग्रह भी उतना ही ज्यादा होता है। तो याद रखिएगा, ये अभी आगे आएगा इसलिए बता दिया यहां मैंने। अब देखिए पूर्वाग्रह के कारण, दोस्तों सही क्वेश्चन इसी से आते हैं। ये 5 कारण है, नहीं 5 कारणों पे चर्चा करना है। तो सबसे पहला आता है हमारा संज्ञानात्मक, दूसरा है परिस्थिति जन्य उपागम, तीसरा है मनोगतिकी उपागम, चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, चौथा है ऐतिहासिक उपागम। तो हम पहले वाले पे चर्चा करते हैं, चालू करते हैं। और 5 के बाद में दोस्तों आज क्लास समाप्त हो जाएगी, और फिर इसके बाद में हम देखेंगे पूर्वाग्रह का सेकंड पार्ट। ठीक है, तो संज्ञानात्मक उपागम। संज्ञानात्मक उपागम क्या है? तो संज्ञानात्मक शब्द जैसे ही आए तो मनोवृत्ति में एक संज्ञानात्मक संघटक था, तो वो विचारों से संबंधित था, दिमाग से ही संबंधित था, दिमाग में जो विचार हो रहे हैं उन्हीं से संबंधित है। तो चलिए देख लेते हैं, एक चित्र बन जाना चाहिए तुरंत संज्ञानात्मक से, है ना। अब देखिए इस उपागम में, उपागम का अर्थ दोस्तों होता है अप्रोच। क्या होता है? अप्रोच। अब इस अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच का मतलब होता है दोस्तों, अप्रोच के अगर हिंदी में अर्थ देखे जाएं तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, पर यहां पर अप्रोच का अर्थ होता है किसी तथ्य, किसी विषय पर एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण। और वो भी कैसा दृष्टिकोण? उसको बहुत अच्छे से पढ़कर समझ कर दिया गया एक दृष्टिकोण होता है, दिया गया एक तथ्य होता है, इसी को उपागम या अप्रोच कहते हैं। खास तौर पर यह दर्शन की जो भाषा है, या जो जो हमारा नैतिक शास्त्र है, उसमें इसको हम उपागम या अप्रोच की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक, किसी भी तथ्य, स्थिति, वस्तु के प्रति एक दिया गया सोच समझ के विचार करके एक एक तथ्य होता है, वही अप्रोच कहलाता है। ठीक, तो इस उपागम में पूर्वाग्रह की व्याख्या, सुनिएगा, पूर्वाग्रह की व्याख्या पूर्वाग्रही व्यक्तियों के द्वारा पूर्वाग्रह के लक्ष्य के बारे में किया गया प्रत्यक्ष तथा उसके बारे में प्राप्त सूचनाओं के संसाधन के आधार पर किया जाता है। फिर से सुनिए, इस उपागम में पूर्वाग्रह की व्याख्या, बात व्याख्या की आ रही है। मैंने बोला था ना कि किसी भी स्थिति, विषय, वस्तु के बारे में तथ्य प्रस्तुत करना, तो यही यहां पर वो व्याख्या ही हो रही है। तो व्याख्या पूर्वाग्रही व्यक्तियों के द्वारा, जो पूर्वाग्रही हैं, पूर्वाग्रह के लक्ष्य के बारे में किया गया, जो लक्ष्य सामने है, जो लक्षित समूह है, उसके बारे में किया गया प्रत्यक्ष, जो सामने से देख रहा है प्रत्यक्ष, तथा उसके बारे में जो पहले से सूचनाएं उसके दिमाग में है, के संसाधनों के आधार पर किया जाता है। क्लियर? अब ये भी उन्होंने 2 प्रकार का बताया है। कौन कौन सा है? अंतः समूह सदस्यों एवं बाह्य समूह सदस्यों में भिन्नता, और एक है आरोपण सिद्धांत। ये ओपन लिखा हुआ है दोस्तों, इसका जो सही अर्थ है वो है आरोपण सिद्धांत। आरोपण सिद्धांत। क्लियर? कई बार टाइपिंग में गलती हो जाती है। आरोपण सिद्धांत पहला कौन सा है? अंतः समूह सदस्यों एवं बाह्य समूह सदस्यों में भिन्नता। दूसरा है आरोपण सिद्धांत। ये किस बात पर आधारित है? प्रत्यक्ष जो सामने देख रहा है, साथ साथ में जिसको वह देख रहा है उसके प्रति भी उसने कुछ पहले से सोच रखा है। इन दोनों को मिलाकर उसने जो बनाया, उनसे 2 बातें निकल कर आई। एक तो अंतः समूह सदस्य एवं बाह्य समूह सदस्यों में भिन्नता, और एक आरोपण सिद्धांत। अब ये क्या है? चलिए पढ़ते हैं।
अंतः समूह सदस्यों एवं बाह्य समूह सदस्यों में भिन्नता। कुछ समाज मनोवैज्ञानिकों ने पूर्वाग्रह का कारण अंतर समूह सदस्यों एवं बाह्य समूह सदस्यों के गुणों में भिन्नता बताया है। अभी मैंने आपको किशोर और बुजुर्ग दोनों में एक अंतर बताया था ना। किशोर पूर्वाग्रही थे किनके प्रति? बुजुर्गों के प्रति। तो हमने वहां पर क्या देखा था कि ये जो किशोर हैं, ये अगर इनसे बिल्कुल अटैचमेंट नहीं है और उम्र में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो ज्यादा पूर्वाग्रही होंगे। अब कुछ कुछ बातें यहां पर परिलक्षित होती नजर आ रही हैं, उसी कंसेप्ट को यहां पर फिट कर दीजिए। हो गया आपका उत्तर। देखिए भिन्नता बताया है, अतः समूह से तात्पर्य उस समूह से होता है जिसका व्यक्ति सदस्य होता है, तथा बाह्य समूह से तात्पर्य उस समूह से होता है जिसका सदस्य स्वयं नहीं होता। यानी कि जो अंदर अंतः समूह है वो हो गया किशोरों का, और जो बाह्य समूह हो गया वो हो गया किनका? बुजुर्गों का। ठीक, परंतु इसके सदस्य पूर्वाग्रह का निशाना होते हैं। कम उम्र के एक व्यक्ति के लिए कम उम्र के व्यक्तियों का समूह अंतः समूह हुआ, परंतु बूढ़े लोगों का समूह बाह्य समूह का उदाहरण है। ये एक तरीके से समूह जो शब्द प्रयोग किया गया है, तो किशोर अवस्था में अगर देखा जाए तो कितने उम्र के आएंगे व्यक्ति? ज्यादा से ज्यादा इनमें 16 से लेकर और 30 की उम्र तक आएंगे। और जो बुजुर्गों की बात चल रही है तो बुजुर्गों में कितने आएंगे? तो 55 से लेकर 70 वर्ष तक के आ सकते हैं। तो ये एक इनका ग्रुप हो गया और एक ये इनका ग्रुप हो गया। तो जो पूर्वाग्रही है उसको हमने अंतः ग्रुप कह दिया है ना, और जो पूर्वाग्रही नहीं है या जो लक्ष्य समूह है जिसके प्रति है तो हमने उसको बाह्य ग्रुप कह दिया। अब इनके बीच में क्या बातें होंगी? तब डाउनिंग और मोनक्को कहते हैं कि जो अंतः समूह है, अंतः समूह के सदस्यों एवं बाह्य समूह के सदस्यों के बीच जितना ही कम संपर्क होता है, वही बात जो मैंने वहां बताई थी, उम्र का गैप, और जितना ही कम संपर्क होता है बाह्य समूह के सदस्यों के प्रति पूर्वाग्रह उतना ही मजबूत होता है। यही कारण है कि एक जाति विशेष का व्यक्ति अपनी जाति के लोगों के प्रति कम पूर्वाग्रही होता है, परंतु अन्य जाति के लोगों के प्रति अधिक पूर्वाग्रही होता है। अब ये जो हैं, ये 16 से 30 वाले, इनका आपस में जो पूर्वाग्रह होगा वो बहुत कम होगा जरूर, बहुत कम होगा, पर इनका जो अधिकतम पूर्वाग्रह है वो इन्हीं के प्रति होगा, बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके प्रति। क्यों? क्योंकि इनका संपर्क इनसे ज्यादा नहीं है, ये लोग आपस में उठते बैठते नहीं है। चलिए अब एक बात और समझ लेते हैं। मान लीजिए दो दुश्मन है ना, विनोद और सुशील। विनोद और सुशील, अब ये लोग बहुत अच्छे एक समय पर मित्र थे, बहुत अच्छी मित्रता थी, दोनों में लड़ाई हो जाती है। विनोद के आसपास वाले सुशील के प्रति भड़काते हैं, सुशील के आसपास वाले विनोद के प्रति भड़काते हैं। विनोद से कहा, अच्छा, फिर विनोद ने कहा सुशील ने ऐसी बात कही थी। अब विनोद ने एक पूर्वाग्रह ले लिया सामने वाले से, सुशील के मन में कोई बात आई तो इनने उसके प्रति ले लिया। अब दोनों के प्रति जो एक तरीके से पहले बहुत अच्छी दोस्ती थी, अब वो दुश्मनी में परिवर्तित हो चुकी है और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते। हालांकि देखा जाए तो इन लोगों ने जो बातें ली हैं, जो वो बातें ली हैं जिनका कोई मतलब नहीं है, जो बाहर से आई हुई हैं। अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, सामने देखते हैं तो गली को भी बदल लेते हैं और बात ही नहीं करते। हो सकता है ये लोग उम्र भर आपस में बात ना करें, उम्र भर बात ना करें, लेकिन एक बात और तय है दोस्तों, यदि ये दोनों आपस में बात कर लें तो इनके सारे गिले शिकवे एक बार में मिट जाएंगे। फिर इनको पता पड़ेगा कि कोई तीसरे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें कुछ बताया था जिसके बारे में तो हमें कुछ मालूम ही नहीं था और हमने उनको मान लिया। तो चूंकि दोनों पूर्वाग्रह से हो गए और दोनों के मन में पूर्वाग्रह आ गया, अब जब इन दोनों के मन में पूर्वाग्रह आ गया तो इन दोनों का आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा नफरत भर गई और ये बात नहीं करेंगे, है ना। ये होता है एक तरीके से। तो ये जो पूर्वाग्रह है यहाँ पर भी इसी तरीके से लागू होता है। लेकिन यदि आपस में बात कर ली, जो बात इन लोगों ने यहाँ बताई, उसी प्रकार से जो अंतः और बाह्य समूह के सदस्य हैं, ये लोग भी यदि आपस में बात कर लें, कनेक्ट होने लगे, उठने बैठने लगे, तो इन दोनों के मन में भी जितने भी पूर्वाग्रह हैं वो सभी के सभी समाप्त हो जाएंगे, या कह सकते हैं नकारात्मक पूर्वाग्रह हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अब है आरोपण सिद्धांत। ये क्या है समझते हैं। आरोपण सिद्धांत पर आधारित व्याख्या के अनुसार पूर्वाग्रह नकारात्मक व्यवहार का कारण उस व्यक्ति या समूह में विदित व्यक्तिगत गुणों को माना जाता है। सुनिए फिर से, देखिए जब भी कोई लाइन समझ में नहीं आए, चाहे वो किताब की बात हो या सामने वीडियो की बात हो या क्लास की बात हो, उसको आप बड़े ध्यान से पढ़ने की कोशिश करिए। हो सके तो मुंह से बोलकर उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। मुंह से बोलकर अगर आप पढ़ते हैं तो वो आपके कानों पे भी सुनाई देता है, बहुत अच्छे से समझ में आता है। और एक बात और,
जब कोई बात समझ में नहीं आए तो उससे आगे भी नहीं बढ़े। अगर आप सोचेंगे कि इसको हम बाद में समझ लेंगे तो बाद आज तक नहीं आता। मेरे भी बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट हैं जो पहले मैंने मन में सोचा था कि बाद में करेंगे, वो आज भी समस्या देते हैं और बाद उनका कभी आया नहीं था। ठीक, तो उनको पहले ही क्लियर कर लें। आज के समय में आपके हाथ में गूगल है, कोई भी चीज हो नहीं समझ में आती गूगल पे करेंगे, क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, और इस सब्जेक्ट से संबंधित है तो आप कमेंट में करके बताएंगे तो मैं दूसरी क्लास में आपको बता दूंगा। तो देखिए, आरोपण सिद्धांत पर आधारित व्याख्या के अनुसार पूर्वाग्रह नकारात्मक व्यवहार का जो कारण है उसे व्यक्ति या समूह में विदित व्यक्तिगत गुणों को माना जाता है, परंतु जब उसके द्वारा कोई धनात्मक व्यवहार किया जाता है तो पूर्वाग्रही व्यक्ति उसकी प्रशंसा न करके उसका कारण भाग्य, अधिक प्रयास, अपवादात्मक व्यवहार आदि बतलाकर अपने आप को संतुष्ट कर लेता है। इसे पैटिग्र्यू ने निर्णायक ओपन त्रुटि कहा है। निर्णायक ओपन त्रुटि या आरोपण का सिद्धांत आ जाएगा तो लिख देंगे। पहली बात तो समझ लें तभी तो लिखेंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, ये है विनोद और ये है सुशील। विनोद जो है सवर्ण व्यक्ति है, सुशील जो है एक दलित व्यक्ति है। अब विनोद के विचार सुशील के प्रति एक अलग टाइप के ही हैं, है ना, क्योंकि यहां विचारों की बात है। तो विनोद पूर्वाग्रही व्यक्ति है, किसके प्रति? सुशील के प्रति है। अब यदि मान लीजिए ये जो सुशील है किसी गलत काम में पकड़ा जाता है, जैसे कि चोरी में या भ्रष्टाचारी में, क्योंकि विनोद पूर्वाग्रही व्यक्ति है तो क्या कहेगा, अरे यार ये तो जो सुशील है ना इसका तो काम ही है, ये तो चोरी ही करेगा, भ्रष्टाचारी ही करेगा। तो सुशील दरअसल पूरे के पूरे समूह के लिए इस तरीके की बातें बोल देगा। क्यों? क्योंकि ये पूर्वाग्रही है, नकारात्मक व्यक्ति है ना, और विशेष रूप से किसी जाति समूह के लिए इसके मन में पूर्वाग्रह है। पर यदि यही दलित व्यक्ति ऑफिसर बन जाता है या पीएससी को निकाल देता है, तब विनोद क्या कहेगा? क्योंकि विनोद तो पूर्वाग्रही व्यक्ति है ना, तो वो ये कहेगा, अरे यार संयोग था तो हो गया, नहीं तो हो थोड़ी ना पाता। या फिर कहेगा कि आरक्षण था तो हो गया, नहीं तो हो थोड़ी ना पाता। तो दोनों में ही उसने नेगेटिव धारणा को प्रस्तुत किया। क्लियर? तो यहां से आप इस उदाहरण से आरोपण के सिद्धांत को समझ गए। तो उसने क्या कर दिया? आरोपित कर दिया, बात को आरोपित कर दिया एक तरीके से कि जब हो गया तो क्यों हो गया? क्योंकि संयोग था या आरक्षण के बलबूते पर हो गया, अन्यथा नहीं हो पाता। क्लियर? और जब उसने चोरी की, भ्रष्टाचारी की, तो बता दिया कि ये तो ये लोग हमेशा ही करते हैं। इस तरीके की बात जो है वो आरोपण सिद्धांत कहलाती है, जो कि टोटल ही गलत होती है। पूर्वाग्रही की ये जो विचारधारा है एकदम से नकारात्मक होती है। देखिए उदाहरण के लिए, उच्च जाति के लोग अक्सर दलितों के प्रति पूर्वाग्रही होंगे या होते हैं। यदि कोई दलित चोरी, भ्रष्टाचारी में पकड़ा जाता है तो उच्च जाति के लोग यही कहते हैं कि उनका खानदानी धंधा है, परंतु यदि कोई दलित एक बड़ा अधिकारी बन जाता है तो समाज सुधारक बन जाता है, तो लोग उसकी प्रशंसा ना करके प्रायः यही कहते हैं कि वह संयोग बस हुआ है। क्लियर? तो ये दो बातें याद रखिएगा, एक आरोपण का सिद्धांत और दूसरा अंतः समूह सदस्यों एवं बाह्य समूह सदस्यों में भिन्नता, दोनों को याद रखिएगा। क्लियर? आगे चलते हैं। परिस्थिति जन्य उपागम। परिस्थिति जन्य उपागम में पूर्वाग्रहों के उन कारणों पर बल डाला जाता है जो व्यक्ति के तात्कालिक वातावरण से संबंधित होते हैं। देखिए थोड़ा और बताऊं, नैतिक शास्त्र को पढ़ने के लिए एक तरीके को और आप लोग अपनाएं दोस्तों, यदि आप लोगों को जल्दी इसको अच्छे से करना है। क्या है, इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं, क्योंकि मैंने तो इसको काफी बार पढ़ रखा है तो मैं उन शब्दों की आपके लिए व्याख्या कर देता हूं। लेकिन मान लीजिए कोई नया टॉपिक आप पढ़ रहे हो तो उन शब्दों की व्याख्या जब नहीं हो पाती है तो गूगल पर तो देख ही लीजिए, साथ साथ में किसी चीज को चित्र बनाकर करिए। अब देखिए, जैसे मैं हर किसी में आपको उदाहरण से समझा रहा हूं, ऐसे आप अपने मन में भी उदाहरणों को तैयार करते जाइए। जैसे देखिए, परिस्थिति जन्य उपागम में पूर्वाग्रहों के उन कारणों पर बल डाला जाता है। अब बात किसकी चल रही है? पूर्वाग्रह, तो यहां पर लिख लें पूर्वाग्रह। उन कारणों पर बल डाला जाता है जो व्यक्ति की तात्कालिक वातावरण से, अब मान लीजिए इसको पूर्वाग्रह है, यहाँ एक गोला बनाया या एक ऐसा बना दिया, ये व्यक्ति है, ठीक है, इसके वातावरण से संबंधित है। तो एक चित्र आपके दिमाग में बन गया अच्छे से कि यार ये इसके वातावरण से संबंधित है। तुरंत मन में प्रश्न कीजिए, अच्छा वातावरण से संबंधित है तो वातावरण में क्या क्या आता है? समाज आ जाता है ना,
एक तरीके से देखा जाए तो स्कूल भी आ जाता है, शिक्षा भी आ जाती है, ये सब आ जाता है, माता पिता भी आ जाते हैं, ये सब वातावरण में आ जाता है। अब ये वातावरण से संबंधित है तो परिस्थिति जन्य कहला रहा है। तो ऐसे जब आप एक दूसरे को कनेक्ट करते चलेंगे, दिमाग लगाते हुए चलेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद होता है। कुल मिला के विवेकानंद की इस बात को याद रखो कि जब भी कोई लक्ष्य को प्राप्त करना है तो उस लक्ष्य के प्रति डूब जाओ, पूरे रोम रोम में, आपके एक एक रोम में सिर्फ वही लक्ष्य ही नजर आना चाहिए और कुछ नहीं। तो जिस कंडीशन की मैं कह रहा हूं ऐसे खो जाओ, वो तभी हो पाएगा जब बहुत तगड़ा आपके अंदर उत्साह होगा और आप लक्ष्य को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो तभी होगा। अन्यथा मन ही नहीं लगेगा तो कहाँ चित्र बनाएंगे और कहाँ ये सब बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। और किताब लेंगे, देखेंगे, अरे यार ये तो याद ही नहीं हो रहा, और हट जाएंगे वहां से। क्लियर? फील्डमैन क्या कहते हैं इसके बारे में? पूर्वाग्रह के स्थितिक उपागम के तरीकों पर बल डालता है जिसमें व्यक्ति के तात्कालिक वातावरण पूर्वाग्रह मनोवृत्ति पैदा करते हैं। उन्होंने 3 कारकों को महत्वपूर्ण बतलाया है। जनसांख्यिकी विशेषताएं, ये पहली बात। दूसरा सामाजिक अधिगम। तीसरा नौकरी में प्रतियोगिता। नौकरी में प्रतियोगिता, सामाजिक अधिगम और जनसांख्यिकी विशेषताएं। अब आप क्या करते होंगे? आपने 3 को पढ़ा और आगे बढ़ गए। यही तो करना नहीं है, यही तो गलती है। इन 3 को आपने पढ़ा तो इन 3 का मतलब पहले बिना कॉपी में देखे अपने दिमाग में लगाने का प्रयास करिए कि ये क्या है। जनसांख्यिकी विशेषताएं, सामाजिक अधिगम, नौकरी में प्रतियोगिता। बात किसकी चल रही है? परिस्थितीय जन्य उपागम। परिस्थितीय जन्य उपागम ये किससे संबंधित है? पूर्वाग्रह से संबंधित बात हो रही है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होंगी जिनकी वजह से जो पूर्वाग्रह है वो जन्म लेते होंगे। वो कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी? तो 3 बताई हैं। तो पहले अपने दिमाग के जो घोड़े हैं वो यहीं यहीं दौड़ाइए। जब घोड़े थक जाएं, हार जाएं, उसके बाद फिर खोलिए। अब आप देखते हैं जनसांख्यिकी विशेषताएं क्या है। गोरे अमेरिका में निग्रो के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति के अध्ययन से 3 जनसांख्यिकी विशेषताओं को अधिक महत्वपूर्ण पाया गया है। अब कुछ क्लियर हुआ? देखिए, यह विशेषताएं थी उनका भौगोलिक क्षेत्र, उनका शैक्षिक स्तर और उम्र। उनके अध्ययन के अनुसार अमेरिका के उत्तरी क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा दक्षिणी क्षेत्र के लोगों में निग्रो के प्रति, कहां? उत्तरी क्षेत्र के लोगों की अपेक्षा दक्षिण लोगों के प्रति अधिक पूर्वाग्रह पाया गया। इस तरह से अधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों की अपेक्षा कम पढ़े लिखे व्यक्तियों में तथा कम उम्र के व्यक्तियों में निग्रो के प्रति पूर्वाग्रह अधिक पाया गया है। यह है जनसांख्यिकी विशेषता। आगे चलते हैं। सामाजिक अधिगम क्या है? प्रत्येक बच्चा समाजीकरण के दौरान अपने माता पिता, भाई बहन एवं पड़ोसियों से दूसरे व्यक्तियों या समूहों के प्रति उपयुक्त व्यवहार करना, उन पर विश्वास करना आदि सीखता है। समाजीकरण के इन माध्यम से उन्हें जैसी शिक्षा दीक्षा मिलती है उनमें वैसी ही मनोवृत्ति विकसित होती है। यही कारण है कि यदि पिता किसी जाति या वर्ग के प्रति पूर्वाग्रही होते हैं तो उनकी संतान में भी उसी ढंग का पूर्वाग्रह विकसित हो जाता है या होने की संभावना काफी अधिक होती है। बच्चे अपने माता पिता के पूर्वाग्रहों को 4 तरीकों से अपना सकते हैं। कैसे अपनाते हैं? ये सामाजिक अधिगम है। 4 तरीकों से, उन तरीकों को देखते हैं। पहला, माता पिता अन्य व्यवहार सिखलाने के समान अपने बच्चों को सीधा किसी व्यक्ति या वर्ग के प्रति एक खास पूर्वाग्रह विकसित करने की राय दे सकते हैं। ये तो पहला है, बिल्कुल सरल है, समझ गए होंगे। दूसरा, माता पिता अपने बच्चों के अंतर समूह क्रिया पर नियंत्रण करके, जैसे खास खास बच्चों के समूह के साथ खेलने देने की अनुमति देकर पूर्वाग्रह सिखा सकते हैं। यानी बच्चे को भेजा और बोल दिया कि ये तुम उससे बात मत करना, नहीं उसके पास में मत जाना, तो बच्चा मन में सीख जाएगा। यही पूर्वाग्रह हो गया। तीसरा, माता पिता अन्य लोगों के साथ मिलने जुलने का एक खास ढंग अपनाकर भी बच्चों में पूर्वाग्रह विकसित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप घर पर हैं और आप एक माता पिता हैं और आपके बच्चे हैं। आपने देखा कि माता पिता बहुत सारे लोगों को घर के अंदर बुला लेते हैं, पर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो घर पर आता है और घर के सामान को ठीक करता है, जैसे कि गैस चूल्हा बनाने वाले या कोई अन्य लोग। अब जब वो आता है तो उन्होंने देखा कि यार माता पिता इसको अंदर ही नहीं आने दे रहे, तो वो मन में एक अपनी क्रिया बनाएगा, मन में सोचेगा कि इसको क्यों अंदर नहीं आने दिया, ये अपने दोस्त को तो अंदर आने देते हैं, इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है। फिर वो समझ जाएगा और ऐसा बार बार करने से हो सकता है वो भी उसको अपने पास में नहीं बुलाए। तो एक खास ढंग अपनाकर, है ना, मिलने जुलने के कारण खास ढंग अपनाकर भी बच्चे पूर्वाग्रह से विकसित हो जाते हैं। चौथा, माता पिता एक खास ढंग से बच्चों के पालन पोषण, अभ्यास जैसे उदार तरीका और सख्त तरीका अपनाकर भी बच्चों में पूर्वाग्रह विकसित कर सकते हैं।
काज है एक व्यक्ति, 1976 उन्होंने कहा कि यह उनके अनुसार 3 या 4 साल की उम्र में गोरे बच्चे, सुनिएगा, जो गोरे बच्चे हैं, ये अमेरिका की बात चल रही है, निग्रो के प्रति अपने माता पिता की पूर्वाग्रही मनोवृत्ति को सीखकर उनके प्रति विभेद करना प्रारंभ कर देते हैं। विभेद का मतलब आप समझ रहे हैं ना, वही पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति। दोस्तों पहले ये शब्द आप लोगों को कठिन लगते रहे होंगे, मुझे भी लगते थे। जब शुरुआत में मैंने इसकी तैयारी करी थी तो मुझे भी ये शब्द कठिन लगते थे, मन में लगता था कि अरे यार कहाँ से है। लेकिन एक बार मात्र के लिए अगर यदि आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया तो फिर यही शब्द आपको इतने सरल लगने लगेंगे और इतना मजा आया करेगा इन शब्दों के साथ में कि कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे लोग मन में, अब आप लोगों के मन में भी एक पूर्वाग्रह है, चलिए मैं बता देता हूं। ये पूर्वाग्रह खास तौर पर जो अंग्रेजी के विद्यार्थी हैं उनके मन में ज्यादा हो जाता है ना। उनके मन में ये हो जाता है, ये पूर्वाग्रह बन जाता है उनके मन में कि अब इसमें जैसे हिंदी के बहुत सारे शब्द हैं, बहुत ज्यादा कठिनाई होगी, कहां से ये शब्द निकलेंगे, अरे यार ये हम कैसे कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। जबकि देखा जाए तो उनकी भी जो मातृभाषा है वो हिंदी ही है। वो चाहें तो इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बहुत सारे शब्दों को तो वो अपने मन से ही निकालेंगे, अपने मन से ही उनको बनाएंगे। पर चूंकि मन में एक पूर्वाग्रह पहले से ही निश्चित है उस बात के लिए कि अरे यार हम तो इंग्लिश मीडियम से थे, अब उनको इंग्लिश में देखने में बड़ी परेशानी होगी। कैसे होगी? एक तो इंग्लिश में उनको अलग अलग शब्दों के बारे में देखना और समझना पड़ेगा, है ना। देखेंगे क्योंकि अभी तक जो इंग्लिश पढ़ते हुए आ रहे थे उसमें अगर देखा जाए तो नॉर्मल शब्द थे। अब चूंकि एथिक्स में तो ये कठिन कठिन शब्द आ जाएंगे, तो उनको उन शब्दों को भी देखना पड़ेगा। फिर एक अलग भाषा जो बहुत अच्छे से लिखनी पड़ेगी उसका भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो काफी सारी बातें हैं। तो ये सब बातें किससे? पूर्वाग्रह से। यदि पूर्वाग्रह हट जाता है उनका तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि जिनकी ज्यादा अच्छी इंग्लिश है तो भाई वो भाषा का चुनाव उनका अपना व्यक्तिगत चुनाव है, पर पूर्वाग्रह यहां भी होता है। मेरा उद्देश्य ये बताने का है। क्लियर है? आगे चलते हैं। नौकरी में प्रतियोगिता, ये क्या है भैया समझिए। आधुनिक युग में नौकरी चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या गैर सरकारी क्षेत्र में जीविका का एक प्रमुख माध्यम है। अधिकतर व्यक्ति ऊंची से ऊंची एवं प्रतिष्ठित नौकरी प्राप्त करने के लिए हर तरह के संभव प्रयास करता है। इसके लिए अच्छे साधनों की जरूरत होती है। बिल्कुल, हमारे देश में जो उच्च जातियां हैं, लाभान्वित समूह हैं, उनके पास अच्छे साधन जैसे बच्चों को शिक्षा देने के लिए रुपया पैसा एवं अच्छे शिक्षकों की सुविधा आदि निम्न जातियों या अलाभान्वित समूहों के लोगों की तुलना में अधिक हैं। बिल्कुल है स्वभावता। अब क्या होगा? लाभान्वित समूह के अधिकतर व्यक्ति सरकारी अध्ययन, सरकारी नौकरी के लिए हुए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो जाते हैं। बिल्कुल हो जाते हैं। अब देखिए यहां से आरक्षण वाली बात आ रही है। ऐसी स्थिति में सरकार ने आरक्षण की नीति अपनाकर अलाभान्वित समूह के लोगों के लिए नौकरी में कुछ स्थान सुरक्षित कर दिए। ऐसी स्थिति में लाभान्वित समूह के सदस्य ऐसा अनुभव करते हैं कि उनका हक छीनकर अलाभान्वित समूहों को दिया जा रहा है। ये भी एक पूर्वाग्रह है दोस्तों, ये नौकरियों की वजह से है। क्लियर है? भारतवर्ष में जिन जिन राज्य सरकारों ने आरक्षण नीति का क्रियान्वयन किया है उन्हें लाभान्वित समूह के सदस्यों के द्वारा कटु आलोचनाएं भी सहनी पड़ी, जो अपने आप में अलाभान्वित समूह के सदस्यों के प्रति पूर्वाग्रह की एक महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस पर प्रश्न और क्वेश्चन आंसर भी लिखने को कभी कभार आते हैं, पर चूंकि यह एक सेंसिटिव टॉपिक भी है ना, तो इसलिए अधिकतम इसमें ऐसे प्रश्न नहीं आते जिसमें कुछ नकारात्मक उत्तर देना पड़े। ये एक अगर देखा जाए जो आरक्षण है इसमें राजनीतिक महत्व भी जो राजनेता है उन लोगों का होता है ना। इसीलिए इसमें एक खास निर्णय, सही तरीके का जो निर्णय है वो सरकारें नहीं ले पाती हैं, क्योंकि निर्णय जिस भी पक्ष में ले लिया जाता है उसी पक्ष की सरकार भी बन जाती है। तो बहुमत जिसका होगा उसी के पास में सरकार जाती है। इसीलिए आरक्षण के बारे में ज्यादा बातें होती नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मनोगत की उपागम। अब ये क्या है? मनोगत की उपागम में उन मनोवैज्ञानिक कारकों के अध्ययन पर बल डाला जाता है जो व्यक्ति में कुंठा, असुरक्षा, चिंता आदि उत्पन्न कर व्यक्ति को पूर्वाग्रही करता है। ऐसे प्रमुख कारकों का अध्ययन समाज मनोवैज्ञानिकों ने इस प्रकार किया है। एक तो सत्तावादी व्यक्तित्व, कुंठा एवं आक्रामकता, असुरक्षा एवं चिंता। 3 पर हम चर्चा करेंगे। सत्तावादी व्यक्तित्व। पूर्वाग्रह के विभिन्न मनोवैज्ञानिक कारणों में से सत्तावादी व्यक्तित्व पर मनोवैज्ञानिकों ने सबसे अधिक बल डाला है तथा
अनेक अध्ययनों में सत्तावादी व्यक्तित्व तथा पूर्वाग्रह में सीधा संबंध भी दिखलाया गया है। अभी देखिएगा, जिन व्यक्तियों में सत्तावादी शील गुण जैसे दृढ़ चिंतन, दंडात्मक प्रवृत्ति आदि प्रधान होती है, जिसमें दृढ़ है, चिंतन है, मेहनती है, उनमें उन व्यक्तियों की अपेक्षा पूर्वाग्रह अधिक होता है जिसमें ऐसे शील गुण कम होते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए समाज मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि सत्तावादी व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों को बचपन में अपने माता पिता से अनुशासन का सख्त प्रशिक्षण मिला होता है। उसी तरह के सख्त अनुशासन के कारण वह अपने माता पिता से अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाते। यानी माता पिता इतने ज्यादा टाइट थे कि बच्चे अपनी बातों को माता पिता से नहीं कर पाए। फलस्वरूप वह अपने इस बैर भाव की अभिव्यक्ति अन्य समूह या व्यक्तियों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति के रूप में करते हैं। ये बहुत ही, अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण लाइन है दोस्तों। इसीलिए बच्चों को जबरदस्ती डांटना, उन पर प्रेशर बनाना नहीं चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि बच्चे को डांट कर, है ना, और मार कर हम उसको समझा लेंगे। आप समझा उसको पाएंगे नहीं, ऊपर से उसकी जो मनोवृत्ति है, उसका जो मन है, उसको बिगाड़ और देंगे। बच्चा अपने मन से प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके मन का अपने आप विकास होता है। ये देखिए कि जहां गलत है तो वहां पर आप उसको रोकने का प्रयास एक दोस्त के रूप में करने का कोशिश करिए कि भैया ठीक है, ये गलत है, इसको नहीं करोगे, इससे कुछ करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। पर यदि वहीं पर यदि माता पिता बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं, डांटेंगे, मारेंगे, तो फिर उसका जो प्रभाव है वो अलग हो जाएगा, उसकी जो दिशा है वो विपरीत होने लगेगी। इसीलिए अपने जो बच्चे हैं उनको वहीं डांटें जहां पर उनकी आवश्यकता है, अन्यथा वो एक समय के बाद आपसे दूर हो जाएंगे और आप जैसा उनसे चाहते हैं वैसा नहीं हो पाएगा। आगे चलते हैं। कुंठा एवं आक्रामकता। कुंठा से भी व्यक्ति पूर्वाग्रह की उत्पत्ति होती है। कैसे? इस पूर्वाग्रह का कुंठा सिद्धांत या बलि का बकरा सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत का आधार विस्थापित आक्रमण है। यह भी उसी से संबंधित है दोस्तों जो अभी अपन ने पढ़ा है। समझिए, इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति अपने लक्ष्य पर बीच में उत्पन्न बाधा के कारण नहीं पहुंच पाता तो इससे उसमें कुंठा उत्पन्न होती है। इस कुंठा से वह बाधक स्रोत के प्रति आक्रामक हो जाता है, परंतु बाधक स्रोत जो है वो व्यक्ति से अधिक सबल और मजबूत होता है। फलस्वरूप वह अपनी आक्रामकता तथा बैर भाव एक कमजोर स्रोत की ओर विस्थापित कर लेता है, जिसे कुंठा या आक्रामकता कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को देखा होगा, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे व्यक्ति वो दरअसल जीवन में या लाइफ में कुछ विशेष तौर पे करना चाहते थे पर किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं। तो अब जब वो उस काम को या अपने लक्ष्य को नहीं भेद पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो चूंकि ऊर्जा तो उनके अंदर है ही, वो ऊर्जा नकारात्मक रूप में चली जाती है। और वो नकारात्मक रूप में जो ऊर्जा चली जाती है वो ऊर्जा ही कुंठा और आक्रामकता के रूप में आ जाती है। फिर आप देखेंगे कि आक्रामक हो गए, कुंठित हो गए, किसी से बात नहीं करते, अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इस तरीके के व्यक्ति हो जाते हैं। आगे चलते हैं। असुरक्षा और चिंता। व्यक्ति में पूर्वाग्रह असुरक्षा की भावना तथा चिंता से भी विकसित होता है। और फिर दोस्तों ये जो कुंठा और आक्रामकता है ये धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। फिर एक समय के बाद 1 साल, 2 साल, 3-4 साल के बाद व्यक्ति इसी तरीके का हो जाएगा और हम सब क्या कहेंगे, अरे उसका तो स्वभाव ही इसी तरीके का है। जबकि जब बचपन में वो हुआ तो उसका स्वभाव ऐसा नहीं था। अब देखिए, सत्तावादी व्यक्तित्व पूर्वाग्रह के विभिन्न मनोवैज्ञानिक कारणों में से ये सत्तावादी आ गया, इसको अपन ने कर लिया है। असुरक्षा और चिंता। व्यक्ति में पूर्वाग्रह, असुरक्षा की भावना तथा चिंता से भी विकसित होता है। जिस व्यक्ति में अपनी नौकरी, सामाजिक स्तर आदि के बारे में असुरक्षा की भावना नहीं होती, वह हमेशा अन्य व्यक्ति या समूहों के प्रति एक स्पष्ट एवं वस्तुनिष्ठ विचार विकसित करता है। फलस्वरूप उसमें पूर्वाग्रह जल्दी नहीं विकसित होता, परंतु जिन व्यक्तियों में असुरक्षा की भावना अधिक होती है, डरते रहते हैं, वह हमेशा ऐसे व्यक्तियों की ताक में रहता है जिस पर उनकी सुरक्षा का इल्जाम लगाया जा सके। फलस्वरूप ऐसे व्यक्तियों में पूर्वाग्रह तेजी से विकसित होता है। चिंता से भी पूर्वाग्रह की उत्पत्ति एवं संपूर्ण होता है। जब व्यक्ति में चिंता का स्तर अधिक होता है तो उनमें पूर्वाग्रह की मात्रा बढ़ जाती है। इसका मतलब हुआ कि चिंता पूर्वाग्रह में धनात्मक सह संबंध है। तो ये आएगा तो लिख देंगे। देखिए कितनी अच्छी लाइन है, चिंता पूर्वाग्रह में धनात्मक सह संबंध। एक धनात्मक शब्द ने पूरी लाइन को बना दिया, अन्यथा इसको डिफाइन करने के लिए
या परिभाषित करने के लिए एक और लाइन की आवश्यकता पड़ती है, पर धनात्मक शब्द ने बता दिया कि चिंता जो है वो पूर्वाग्रह के साथ साथ में चलेगी, चिंता हो गई तो पूर्वाग्रह और बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो उन्होंने सीधा एक में लिख दिया कि धनात्मक सह संबंध, संबंध नहीं सह संबंध, जो आपस वाले संबंध है। क्लियर, आगे चलते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक उपागम, ये क्या है? इस उपागम के अंतर्गत पूर्वाग्रह की उद्भव, विकास एवं संपोषण एवं समाज शास्त्रीय कारणों तथा सांस्कृतिक कारणों पर बल डाला गया है। फलतः इस उपागम के भीतर हम उन कारकों की व्याख्या करेंगे जिनका समाज शास्त्रियों, मानव शास्त्रियों के द्वारा गहन रूप से अध्ययन किया गया, जैसे धार्मिक सम्मोहन, शिक्षा, नगरीकरण, सामाजिक वर्ग, जाति, सामाजिक संघर्ष, शहरी ग्रामीण क्षेत्र, जनसमूह माध्यम। ये सभी अगर देखे जाएं तो सामाजिक सांस्कृतिक उपागम है। देखिए, जैसे धार्मिक सम्मोहन, ये क्या है? भारत में अनेक धर्म मानने वाले लोग रहते हैं। विदेशों में भी लोगों के बीच कई तरह के धार्मिक समूह पाए जाते हैं। किसी धर्म को मानने वाले व्यक्तियों में उस धर्म के प्रति अटूट विश्वास होता है, बिल्कुल। फलता वह धर्म के नियमों, रीति रिवाजों और यहाँ तक कि अंधविश्वासों को भी सहज स्वीकार कर लेता है। धार्मिक विश्वास और अंधविश्वास की कड़ी इतनी मजबूत हो जाती है कि उसे दूसरे धर्म उच्च लगने लगता है। फलस्वरूप दूसरे धर्म के प्रति उसकी मनोवृत्ति नकारात्मक हो जाती है, तुच्छ है दोस्तों, तुच्छ लगने लगता है, नकारात्मक हो जाती है। और यहीं से पूर्वाग्रह का जन्म होता है। अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेना, और इसके साथ में एक अहंकार भी जन्म लेता है। और अहंकार जन्म लेगा और अपने आप को श्रेष्ठ समझना, तो निश्चित तौर पर आप दूसरे को तुच्छ समझने लगेंगे। दूसरा तुच्छ है नहीं, पर आप समझने लगेंगे। कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स तथा यहूदियों में प्रजातीय पूर्वाग्रह का अध्ययन किया गया। ये क्या है? ये दरअसल दो समुदाय अगर देखे जाए तो ईसाइयों के हैं, ठीक है। यहूदी एक अलग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इन तीनों का जन्म एक ही जगह से माना जाता है। और ईसाई के ही दो भेद होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स। तो अब देखिए, तथा यहूदियों में प्रजातीय पूर्वाग्रह का अध्ययन किया गया और पाया गया कि कैथोलिक धर्म मानने वाले व्यक्तियों में इस तरह का पूर्वाग्रह सबसे अधिक, उससे कम प्रोटेस्ट धर्म मानने वाले व्यक्तियों में और सबसे कम यहूदियों में पाया जाता है। आपस में देखा तो उन्होंने देखा, किस आधार पर देखा? इसके आधार पर, ठीक है। शिक्षा, पूर्वाग्रह पर शिक्षा का प्रभाव काफी पड़ता है। समाज में व्यक्ति को शिक्षा अनौपचारिक और औपचारिक दोनों रूप से दी जाती है। अनौपचारिक शिक्षा में कैसे मिलेगी? परिवार में सदस्य के द्वारा, विशेषकर माता पिता के द्वारा बच्चों को दी जाती है। माता पिता उन्हें इस बात की शिक्षा देते हैं कि किस समूह के साथ बच्चों को खेलना चाहिए, कौन सा समूह ठीक है, किस समूह से दूर रहना चाहिए। माता पिता यदि यह सिखलाते हैं कि उन्हें दलित बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहिए, तो ऐसी परिस्थितियों में बच्चों में भी दलित के प्रति एक नकारात्मक मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। इस शिक्षा का प्रभाव पड़ता है दोस्तों। नगरीकरण, सामाजिक वैज्ञानिक विशेषकर समाजशास्त्रियों का कहना है कि आजकल शहरी जिंदगी में गंदगी, कोलाहल, असुरक्षा काफी बढ़ गई है। साथ ही साथ शहरों में अवैयक्तिक संबंध भी अधिक पाए जाते हैं। अमेरिका में शहरी जिंदगी में तमाम कठिनाइयों और मुसीबतों का कारण अधिकतर लोग अल्पसंख्यक समूह, जैसे निग्रो, यहूदी आदि का आ जाना मानते हैं। फलस्वरूप इन लोगों में अल्पसंख्यक समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति अर्थात पूर्वाग्रह पाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि नगरीकरण की बढ़ती समस्याओं से व्यक्तियों में पूर्वाग्रह का जन्म होता है। एक उदाहरण और मैं आपको बता देता हूं। भारत में खास तौर पर अगर हम देखें, मुंबई वाले क्षेत्र में या महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बिहारियों का आना है ना, तो बिहारी लोग जब आते हैं तो इनके प्रति भी मुंबई के बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जो रवैया है वो पूर्वाग्रही होता है, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। सामाजिक वर्ग, सामाजिक वर्ग से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति के एक वर्ग या समूह से होता है जिनका सामाजिक आर्थिक स्तर करीब करीब समान होता है। समाज में तीन तरह के सामाजिक वर्ग सामान्यता होते हैं: उच्च सामाजिक वर्ग, मध्यम सामाजिक वर्ग और सामाजिक वर्ग। भारतीय समाज का अवलोकन करने पर हमें पता चलता है कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर तथा मध्यम सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों में निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति होती है, परंतु इस बात की कोई प्रयोगात्मक पुष्टि अभी तक हुई नहीं है। प्रयोगात्मक पुष्टि अभी हुई नहीं है।
अब देखते हैं जाति। भारतीय समाज विभिन्न वर्गों के अलावा विभिन्न जातियों में बटा हुआ है। अनेक ऐसे अध्ययन भारतीय मनोविज्ञान एवं समाज शास्त्रियों के द्वारा किए गए जिनसे यह पता चलता है कि उनकी जाति के लोग पिछड़ी जाति के लोगों के प्रति अधिक पूर्वाग्रही होते हैं। उच्च जातियों के हिंदुओं में जाति पूर्वाग्रह निम्न जाति के हिंदुओं की अपेक्षा अधिक होता है। उनके अध्ययन के अनुसार हिंदू ब्राह्मण में जाति पूर्वाग्रह की मात्रा सबसे अधिक होती है। ये एक तरीके से शोध किया गया है, प्रसाद जी हैं 1979 में, उनके अनुसार ये बात जो है वो कही गई है। अब है ऐतिहासिक उपागम। ये हमारे आज का लास्ट है दोस्तों, ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल। ऐतिहासिक उपागम क्या है? हिस्टोरिकल अप्रोच। ऐतिहासिक उपागम में पूर्वाग्रह का कारण बहुत पहले से चली आ रही विशेष प्रकार की मनोवृत्ति होती है। इस तरह की मनोवृत्तियों का कारण मनुष्य का आपस में बिगड़ते संबंध, आर्थिक संघर्ष तथा अन्य एवं अत्याचार की अति अनुभूतियां होती हैं। जैसे हम लोगों का एक जो बना हुआ है पूर्वाग्रह अंग्रेजों के प्रति, या अंग्रेजों का जो बना हुआ है वो भारतीयों के प्रति। अब धीरे धीरे चीजें स्थितियां अलग हो रही हैं, लेकिन हम इतिहास जैसे ही पढ़ते हैं, अंग्रेजों का टॉपिक जैसे ही आता है तो उनके प्रति एक पूर्वाग्रह पहले से बन जाता है ना, वही है। अब समझिए, इस तरह की ऐतिहासिक घटनाओं के कारण व्यक्तियों में खास मनोवृत्ति विकसित हो जाती है जो पूर्वाग्रह का रूप धीरे धीरे ले लेती है। हमारे समाज में व्याप्त यौन पूर्वाग्रह, जिसमें औरतों को कमजोर, दूसरों पर निर्भर रहने वाली एक घरेलू कठपुतली समझा जाता है। इस तरह अनेक ऐसे पेशे हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से पुरुषों के लिए तो अच्छा और महिलाओं के लिए खराब समझा जाता है। ये भी ऐतिहासिक या हिस्ट्री से ही संबंधित हैं या हिस्टोरिकल हैं, क्योंकि शुरुआत से ही भारत में स्त्रियों की जो स्थिति है वो ऋग्वैदिक काल में उठने के बाद उत्तर वैदिक काल में इस तरीके से डाउन होती है कि वो डाउन ही होती चली जाती है। किसी भी काल में हम देखेंगे तो स्त्री की जो स्थिति होती है, मौर्य काल में थोड़ी बहुत अच्छी थी, पर उसके बाद फिर अधिकतम कालों में उनकी स्थिति जो है वो सही नहीं होती। जैसे ट्रक ड्राइवर का पेशा महिलाओं के लिए ठीक नहीं समझा जाता और ऐसी महिलाओं के प्रति समाज के लोग पूर्वाग्रहित होते हैं। इस तरह के पूर्वाग्रह के कारण ऐतिहासिक मनोवृत्ति है। इसके अनुसार हम लोग यह सोचते हैं कि ट्रक चलाने में अधिक शारीरिक ऊर्जा की जरूरत होती है जो महिलाओं में नहीं होती। इसी तरह समाज में धनी लोगों का पूर्वाग्रह गरीब लोगों के प्रति नकारात्मक होता है और उससे पीछे भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ वैसी ही होती है। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास थी, उम्मीद है कि आप लोगों को मजा आया हुआ होगा और पूर्वाग्रह को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब एक अच्छा उत्तर लेखन लिखने की स्थिति में आप होंगे, एक दो बार और देख लीजिएगा तो और अच्छे समझ में आ जाएगी। अगली क्लास जो होगी वो पूर्वाग्रह पर ही होगी, पर वो सेकंड क्लास है कि पूर्वाग्रह को कैसे कम किया जाए, क्या क्या कारण है, पूर्वाग्रह की क्या माप है, ये जो प्रश्न होंगे वो अगली वाली जो अपनी क्लास होगी उसमें होगी। और इसके साथ ही अब अपन उत्तर लेखन पर विशेष फोकस करने वाले हैं, है ना। तो जितने भी टॉपिक हो गए हैं इनकी अलग अलग से आंसर राइटिंग की जो एक तरीके से क्लास है, पूरी उसी तरीके से जिस तरीके से पेपर आपके पास में आएगा, पेपर पूरा का पूरा आएगा, आपको उसी में लिखना पड़ेगा। उसी तरीके से अब कॉपियां आया करेंगी और उसमें आप लोग सीधा देखेंगे कि किस प्रकार से कौन सा उत्तर कैसे लिखना है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगली